ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH प्रतिभा से अजेय तक। अध्याय 11 ज्वाला विखंडन सुनामी। जियाओ यान अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठा था और खुद को अपनी इष्टतम स्थिति में समायोजित करने के लिए धीमी सांसें ले रहा था। वह 10 साल की उम्र से ही कीमिया तकनीक सीख रहा था। उसे पहली श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में 3 साल से ज्यादा लग गए और वह पिछले साल दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं था। हालांकि इस बार उसे विश्वास था कि वह 2 से 3 महीनों के भीतर दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। अब उसके डूक्यू में बोन चिलिंग फ्लेम की एक स्ट्रैंड थी। इससे औषधीय गोलियों की शुद्धि प्रक्रिया में बहुत तेजी आएगी। उसका दिमाग लगातार पिछली रात होनहुजी द्वारा गोली को परिष्कृत करने के दृश्य को दोहराता रहा। हालांकि यह केवल कुछ सेकंड तक चला, लेकिन उन कुछ सेकंडों में उसकी जान दांव पर लगी थी। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति होने का लाभ एक मजबूत याददाश्त होना था। इससे व्यक्ति के लिए सूक्ष्म विवरणों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना संभव हो गया। यह विशेष रूप से कीमिया का अवलोकन करते समय सच था, क्योंकि कीमिया स्वयं आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर थी। उन कुछ सेकंड को धीमा कर दिया गया और बार बार चलाया गया। ये 10 गुना धीमी गति से फिल्म देखने जैसा था। एक भी विवरण को याद नहीं करना चाहता था। चलो कोशिश करते हैं। जियाओ यान ने औषधीय कड़ाही के सामने अपने हाथ रखे, डुक्यूई लॉ की एक गेंद को इकट्ठा किया और उसे कड़ाही में फेंक दिया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से डुक्यूई लॉ की तीव्रता को नियंत्रित किया। विभिन्न औषधीय अवयवों को शुद्ध करने के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकांश औषधीय गोलियों के लिए उनके अवयवों को शुद्ध करने और फिर तुरंत एक साथ मिलाने की आवश्यकता होती है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। धमाका। तापमान बहुत अधिक था और औषधीय अवयव खराब हो गए थे। फिर से धमाका। शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान अवयवों की स्थिति पर नियंत्रण की कमी के कारण समय से पहले सम्लन हुआ और कड़ाही फट गई। फिर से धमाका। आध्यात्मिक शक्ति कमजोर हो गई। परिणामस्वरूप लॉ को ठीक से नियंत्रित नहीं किया जा सका, जिससे ये बह निकला और कड़ाही फट गई। इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। अरे मैं कल फिर कोशिश करूंगा। जियाओ यान बिना किसी गुरु के व्यवहारिक मार्गदर्शन के अभ्यास की सबसे मूर्खतापूर्ण विधि का ही सहारा ले सकता था। दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते और महीने दर महीने, हर दिन एक युवक इस एकांत गुफा में खुद को कीमिया सिखाता और अभ्यास करता। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। ... ऑक्टेन ब्लास्ट। जियो यान ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को गुफा की दीवार के सबसे गहरे हिस्से पर निशाना बनाया, अपने शरीर को घुमाया और एक शक्तिशाली मुक्का मारने के लिए अपनी सारी ताकत को एकाग्र किया। बूम 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 बूम। ठोस चट्टान की परत 8 बार धंस गई। बल की 8 परतें। ऑक्टेन ब्लास्ट ने महारत का एक बड़ा स्तर हासिल कर लिया था। उसने वास्तव में महारत के एक बड़े स्तर तक एक उच्च जुवान तकनीक की साधना की थी। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। भले ही जियोयान 4 सितारा प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंच गया था, लेकिन वह अभी भी प्रैक्टिशनर दायरे में था। यहां तक कि उसके पिता जियो झान ने भी अभी लो जुवान तकनीक लान माउंटेन स्प्लिट की साधना की थी, महारत के एक बड़े स्तर तक। मुझे इसे महारत के एक बड़े स्तर तक साधना करने में 11 साल लग गए। क्या मैं बहुत धीमा हूं? अगर बाहरी लोग ये सुन लें तो शायद उन्हें खून की उल्टी आ जाए। आमतौर पर हाई जुबान क्लास तकनीकें अभ्यासियों के लिए साधना करने के लिए नहीं थीं। जियाओ यान पूरी तरह से अपने दायरे से परे अभ्यास करने की श्रेणी में था। अगर ऑक्टेन ब्लास्ट एक विशेष तकनीक नहीं होती जिसके लिए डुक्यूई के बजाय शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वह शुरू भी नहीं कर पाता। जियाओ यान ने उदासी दूर की, अपना हाथ पोंछा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा काला रूलर निकाला, हैवी जुबान रूलर, साथ में एक तकनीक स्क्रॉल। काले रंग के रूलर की सतह पर कुछ अस्पष्ट और अजीब पैटर्न बने हुए थे। पैटर्न हैंडल तक फैले हुए थे, जो रूलर के शरीर के लगभग हर हिस्से को कवर करते थे। प्राचीन काले रंग के साथ मिलकर ये काफी रहस्यमय लग रहा था। अब मैं आखिरकार फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी की खेती कर सकता हूँ। लोडीडू तकनीक फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी जियोयान द्वारा लंबे समय से चाही जा रही थी। अगर कोई इसे महारत के एक बड़े स्तर तक विकसित कर सकता है तो वह पहाड़ों को चीर सकता है, लहरों को तोड़ सकता है और अपने हाथ या पैर की एक लहर से हजारों सैनिकों को पार कर सकता है। शुरू में जियोयान वास्तव में ऑक्टेन ब्लास्ट के बजाय लो डी क्लास फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी की खेती करना पसंद करता था, क्योंकि ऑक्टेन ब्लास्ट की तरह फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी सीखने के लिए पूर्व शर्त खेती का स्तर नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति थी। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी एक तकनीक थी जो डुक्यूई और शारीरिक शक्ति दोनों को पूरक बनाती थी। इसके अलावा फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी की साधना करने के लिए इसे हैवी जुबान रूलर के साथ जोड़ा जाना था, जो आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम प्राप्त कर सकता था। हालांकि समस्या ये थी कि 4 साल की उम्र में अपनी ताकत और शारीरिक स्थिति के साथ
वह हैवी जुबान रूलर को उठा भी नहीं सकता था, इसके साथ अभ्यास करना तो दूर की बात है। इसलिए उसने पहले ऑक्टेन ब्लास्ट का अभ्यास करना चुना। जिस क्षण जियाओ यान ने हैवी जुबान रूलर को मजबूती से पकड़ा, उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली दमन फैल गया। यह हैवी जुबान रूलर न केवल बेहद भारी था, बल्कि डू क्यूई को दबाने में भी सक्षम था। आमतौर पर जब कोई डू प्रैक्टिशनर कोई भारी वस्तु उठाता था, तो वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने शरीर की कोशिकाओं को डू क्यूई से भर लेता था। हालांकि हैवी जुबान रूलर ने डू क्यूई को दबा दिया, जिससे इसे उठाना अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया। जियाओ यान, जो अब 4 स्टार डू प्रैक्टिशनर था, को जबरन 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर की ताकत तक दबा दिया गया था। उठाओ, वूश! विशाल भारी जुबान शासक एक विशाल काले लोहे की तलवार की तरह अचानक उठा लिया गया, क्योंकि जियाओ यान ने अपनी सारी ताकत को डू क्यूई के उछाल के साथ जोड़ दिया। हवा का एक झोंका चारों ओर घूम गया, आसपास के मलबे को उड़ा दिया। ये वास्तव में भारी है, वास्तव में एक डी क्लास डू तकनीक के पूरक हथियार के योग्य है। इसे उठाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह साधारण दिखने वाली वस्तु इतनी भयानक हो सकती है। न केवल यह उसके शरीर के भीतर तेजी से बहने वाले डू क्यूई को दबा सकता था, बल्कि इसके असामान्य रूप से भारी वजन ने उसके लिए इसे उठाना लगभग असंभव बना दिया, भले ही उसने अपनी डू क्यूई का पूरा उपयोग किया हो। शुक्र है मैंने हाई जुबान क्लास ऑक्टेन ब्लास्ट को महारत के एक प्रमुख स्तर तक विकसित किया है, अन्यथा मैं वास्तव में इस चीज़ को संभाल नहीं पाऊंगा। डू तकनीक की श्रेणी न केवल इसकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि इसे विकसित करने की कठिनाई का भी प्रतिनिधित्व करती है। उच्च जुबान श्रेणी की डू तकनीकें अभी भी वुटेन शहर में मिटेर नीलामी घर में लगभग 4 से 500 हज़ार सोने के सिक्कों में खरीदी जा सकती हैं। हालांकि डी क्लास डू तकनीकें वहां कभी नहीं दिखाई दी। केवल जियामा साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा आयोजित वार्षिक नीलामी में ही डी क्लास डू तकनीकें दिखाई दे सकती थीं, और उनकी कीमतें करोड़ों सोने के सिक्कों में होती थीं। कभी कभी उन्हें केवल समान मूल्य की वस्तुओं के लिए ही बदला जा सकता था। 1, 2, हुश! जियाओ यान ने भारी जुबान शासक को घुमाया। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी की खेती करने के लिए शर्त भारी जुबान शासक को स्वतंत्र रूप से घुमाने की क्षमता थी। अगर कोई इसे स्वतंत्र रूप से घुमा भी नहीं सकता, तो आगे की तकनीकों का अभ्यास करना तो दूर की बात है। जियाओ यान को अब ऐसा लग रहा था जैसे वह टायरों से बंधा हुआ दौड़ रहा हो। न केवल उसे चलना था, लेकिन उसे तेजी से आगे बढ़ना भी था। न केवल उसके शरीर को मजबूत होना था, बल्कि उसे भारी जुबान शासक के दमन का सामना करने के लिए अपने डू क्यूई का भी इस्तेमाल करना था। नतीजतन उसके डू क्यूई की खपत सामान्य से कई गुना अधिक थी। 50वें झटके पर एक तेज आवाज के साथ उसके हाथ कांपने लगे और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे शासक जमीन पर गिर गया। अपने कांपते हाथों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी सीमा 50 झटके थी। प्रत्येक झटके में उसकी डू क्यूई की काफ़ी मात्रा खर्च हो जाती थी। 50 झटके के बाद उसकी डू क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गई। जियाओ यान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मैं आज इस डू तकनीक का अभ्यास जारी नहीं रख सकता। मैं पहले अपनी डू क्यूई को पुनः प्राप्त करूंगा और फिर कीमिया पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जब तक वह अपनी सारी डू क्यूई, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति समाप्त नहीं कर लेता, तब तक वह घर लौटने के बारे में भी नहीं सोचेगा। जियाओ यान ने भारी जुबान रूलर को एक तरफ रख दिया, बोन चिलिंग फ्लेम को छोड़ा और उसके बगल में बैठ गया। धीरे धीरे फ्लेम मंत्र का संचार कर रहा था। उसके दैनिक अभ्यास में बोन चिलिंग फ्लेम द्वारा उत्सर्जित गर्मी की तरंगों को अवशोषित करने के लिए फ्लेम मंत्र का उपयोग करना शामिल था। अब वह बोन चिलिंग फ्लेम से 1 मीटर की दूरी से भी गर्मी की तरंगों को अवशोषित कर सकता था। हाँ, मेरी डू क्यूई का संचार इतना तेज क्यों हो गया है? जियाओ यान को कुछ याद आया और उसने भारी जुबान रूलर को देखा जो जमीन में धंसा हुआ था। अपनी अत्यधिक थकी हुई अवस्था में जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर लगभग दर्द करने वाली मांसपेशियां और डू क्यूई चक्रवात लालच से बोन चिलिंग फ्लेम द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा तरंगों को अवशोषित कर रहे थे। उसे लगा कि उसकी मांसपेशियों और कोशिकाओं में मौजूद विस्फोटक शक्ति पहले की तुलना में सूक्ष्म रूप से मजबूत हो गई थी। इसके अलावा उसे लगा कि वह बोन चिलिंग फ्लेम के और भी करीब पहुंच सकता है। यह अफसोस की बात है। अगर मैं तीसरी श्रेणी की क्यूई रिकवरी पिल को परिष्कृत कर सकता हूं और अपने अभ्यास के साथ इसका उपयोग कर सकता हूं, तो प्रभाव शायद और भी बेहतर होंगे। जियाओ यान ने दूसरी श्रेणी की छोटी रिकवरी पिल और फाउंडेशन बिल्डिंग पिल निकाली। हालांकि उनके प्रभाव तीसरी श्रेणी की क्यूई रिकवरी पिल जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी वे उसे अपनी डू क्यूई को बहाल करने में मदद कर सकते थे। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल उसकी मांसपेशियों को भी आराम दे सकती थी और उसे दर्द से बचा सकती थी, जिससे वह अगले दिन अपना कठोर प्रशिक्षण जारी रख सकता था। दर्द को सहें, लाभ का आनंद लें। जियाओ यान ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंखें जोश से जल रही थीं क्योंकि वह हड्डियों को ठंडा करने वाली ज्वाला को देख रहा था। कोई भी औषधीय गोली इस स्वर्गीय ज्वाला की तुलना नहीं कर सकती।
अगर वह ज्वाला मंत्र से इस ज्वाला को भस्म कर सके तो उसकी ताकत निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। अध्याय 12 याफी के विश्वास के मुद्दे। मिट नीलामी घर वुटैन शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर था। ये जियामा साम्राज्य के सबसे अमीर कबीले के स्वामित्व में भी था। मिट कबीला। जियामा साम्राज्य के भीतर धन के मामले में मिट कबीला किसी से पीछे नहीं था। नालन कबीले और म्यू कबीले के साथ मिट कबीला 3 सबसे बड़े कबीलों के रूप में जाना जाता था। इन 3 परिवारों का साम्राज्य के वाणिज्यिक, सैन्य और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में हाथ था। उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। यानेर, आज तुम्हारे पास अपने पिता के साथ नीलामी घर में आने का समय कैसे है? जियाओ जान कई बुजुर्गों और जियाओ यान के साथ मिट नीलामी घर में पहुंची। आज नीलामी घर में बोली के लिए एक बेशकीमती वस्तु थी, हाई जुबान क्यू विधि, हरिकेन चैंट। जियो जान इस हाई जुबान क्यू विधि को जियाली या एओबा कुलों के हाथों में जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था। वर्तमान में तीनों कुलों के पास उच्चतम श्रेणी की क्यू विधि केवल एक मध्य स्तरीय जुबान वर्ग थी। जिसने भी हाई जुबान श्रेणी की क्यू विधि प्राप्त की, वह संभावित रूप से अपने पूरे कुल की शक्ति को एक नए स्तर पर ले जा सकता था। जियोयान ने सहजता से कहा, मुझे बाहर एक पहाड़ी गुफा मिली है जिसे अतीत में किसी ने छोड़ा था। मुझे वहां कुछ वस्तुएं मिली जिन्हें मैं बेचने की योजना बना रहा हूं। उसकी नज़र भव्य और विशाल हॉल पर पड़ी और फिर वह बगल में एक कमरे की ओर चला गया। कमरे के दरवाजे पर 3 बड़े अक्षर थे जो सुनहरे रंग में चमक रहे थे, खजाना निरीक्षण कक्ष। प्रवेश करने पर कमरा कुछ खाली था। केवल एक अधेड़ उम्र का आदमी एक मेज पर ऊब कर बैठा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। जब उसने देखा कि यह जियोयान था तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसने खुशी से कहा, युवा मास्टर जियोयान, क्या आप यहाँ कुछ खजाने का निरीक्षण करने आए हैं? जियाओयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ आइटम मिले हैं और मैंने सोचा कि इस नीलामी में उन सभी को बेच दूं। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की 3 बोतलें निकाली और उन्हें मूल्यांकन टेबल पर रख दिया। जियाओयान ने 1 महीने पहले ही दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत किया था। हालांकि दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने से कोई दूसरी श्रेणी का कीमियागर नहीं बन जाता। दूसरी श्रेणी के कीमियागर के रूप में पहचाने जाने के लिए किसी को लगातार सफलता दर सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होती है। यह क्या है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भ्रम में पलकें झपकाईं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सावधानी से एक सफ़ेद जैड की बोतल उठाई और उसके मुंह को हल्के से सूंघा। एक पल के बाद उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। जियाओयान की ओर देखते हुए उसकी निगाहों में विस्मय का भाव था। युवा मास्टर जियाओयान, क्या आप कीमियागर हैं? हालांकि एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। जियाओयान केवल 15 वर्ष का था। पूरा वुटैन शहर उसके 15वें जन्मदिन के जश्न के बारे में जानता था। अगले 3 या 4 महीनों में जियाओ कबीले के सामूहिक वयस्कता समारोह का समय आ जाएगा। 15 साल का एक लड़का जिसकी खेती बहुत अच्छी है और वह कीमियागर भी है। ये कैसे संभव हो सकता है? जियाओयान ने अपना सिर हिलाया और समझाया, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे मैंने एक गुफा में खोजा था। इसे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल कहा जाता है। ये डू क्यूई की खेती की गति को बढ़ा सकती है। हालांकि ये केवल डू प्रैक्टिशनर दायरे से नीचे के लोगों के लिए प्रभावी है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। औषधीय शक्ति हल्की है। इस मूल्यांकनकर्ता ने गहरी सांस ली। एक दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली। ये चीज़ बिल्कुल भी सस्ती नहीं थी। युवा मास्टर जियाओयान, कृपया एक पल रुकें। मुझे इस गोली का मूल्यांकन करने के लिए हमारे नीलामी घर से मास्टर गुनी को आमंत्रित करने की ज़रूरत है। दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली की शुरुआती कीमत 10,000 से ज़्यादा सोने के सिक्के थे। अगर यह उतना ही अच्छा होता जितना कि जियाओयान ने बताया था तो इसकी कीमत और भी ज़्यादा होती। 3 बोतलों की कीमत 1 लाख सोने के सिक्कों जितनी हो सकती है। कमरे में कुछ देर इंतजार करने के बाद अधेड़ उम्र का आदमी एक हरे रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग के साथ लौटा जिसके बाल थोड़े सफ़ेद थे। वह मास्टर गुनी था। मास्टर गुनी की छाती पर सोने के सितारे नहीं थे, बल्कि एक औषधीय कड़ाही जैसी कोई चीज़ थी जिसकी सतह पर 2 चांदी की रेखाएं थीं जो एक सुंदर चमक के साथ चमक रही थीं। ये दूसरे दर्जे के कीमियागर की निशानी थी। जियोयान को देखकर आमतौर पर गर्वित मास्टर गुनी ने भी दूसरे दर्जे के कीमियागर होने का दिखावा छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। युवा मास्टर जियोयान, बहुत समय हो गया है। मुझे मूल्यांकन करने की अनुमति दें। जियोयान की प्रतिभा को देखते हुए यह अपरिहार्य था कि वह एक डू स्पिरिट बन जाएगा। उसके जैसे दूसरे दर्जे के कीमियागर का वुटैन शहर में बगल में चलने का कारण केवल ये था कि वहाँ कोई डू स्पिरिट नहीं थी। दूसरे दर्जे के कीमियागर की क्षमता एक डू स्पिरिट को लुभाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। निरीक्षण के लिए कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग करने के बाद मास्टर गुनी ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ये दूसरे दर्जे की औषधीय गोली तक पहुंच गया है, जैसा कि युवा मास्टर जियोयान ने कहा था। वर्तमान में याफी नीलामी की अध्यक्षता कर रहे हैं।
मैं इसे तुरंत नीलामी में शामिल करने की व्यवस्था करूंगा। जियाओ यान ने नीलामी हॉल में प्रवेश किया और जियाओ जहान के बगल में बैठ गई। इस समय नीलामी हॉल के केंद्रीय स्पॉटलाइट के तहत लाल गाउन में एक खूबसूरत महिला अपने हाथों में आइटम के कार्यों को उस आकर्षक और थोड़ी मोहक आवाज में सभी को समझा रही थी, जिससे किसी की भी हड्डियां सुन्न हो जाएं। मिट नीलामी घर की मुख्य नीलामी करता याफी वह वुटैन शहर में एक बेहद प्रसिद्ध सुंदरी थी। उसके परिपक्व और मोहक आकर्षण ने कई पुरुषों को उसके अनार के रंग की स्कर्ट के जादू में फंसा दिया था। जियाओ यान पहले भी कई बार नीलामी घर का दौरा कर चुका था और याफी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वह स्वभाव से मोहक थी, एक जन्मजात जादूगरनी। याफी को देखकर जियाओ यान किसी तरह राजा जोऊ की दुविधा को समझ गया। कौन नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसी लोमड़ी आत्मा हो। TLN ये शाम के राजा जोऊ की पसंदीदा पत्नी दाजी के संदर्भ में है, जिसे आमतौर पर एक दुष्ट लोमड़ी आत्मा के रूप में चित्रित किया जाता है। उसे इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है कि कैसे एक सुंदर महिला चीनी संस्कृति में एक राजवंश के पतन का कारण बन सकती है। हे सभी, नीलामी घर को अभी अभी एक नई नीलामी वस्तु मिली है। मुझे लगता है कि यह सभी के लिए दिलचस्प होगी। नवीनतम वस्तु की नीलामी के बाद याफी ने अचानक रुककर दर्शकों से कहा। उसने जियाओ यान को आंख भी मारी, मानो उसे उसके लिए एक व्यवसाय का टुकड़ा लाने के लिए धन्यवाद दे रही हो। जियाओ यान ने अपना संयम बनाए रखा और जादूगरनी के प्रलोभन का विरोध करने के लिए मानसिक रूप से जुनेर का नाम दोहराया। जियाओ जान ने याफी का परिचय सुनने के बाद थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल अब उसके लिए व्यवहारिक रूप से बेकार थी, क्योंकि उसका बेटा पहले ही डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में पहुंच चुका था। उसे तूफान मंत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सोने के सिक्के बचाने थे। अंत में जियो यान द्वारा खुद परिष्कृत की गई फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को कुल 105,000 सोने के सिक्कों में बेचा गया। जियो यान ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि कीमियागर होना कितना लाभदायक हो सकता है। 10,000 सोने के सिक्कों से कम कीमत वाली सामग्री 10 गुना अधिक कीमत पर बिकी। अंत में जियो जान तूफान मंत्र का निर्विवाद विजेता था। जियाली कबीले और एओबा कबीले धनी जियो जान के सामने हताशा से उबल रहे थे। नीलामी हॉल से निकलने के बाद जियो यान खजाना निरीक्षण हॉल में लौट आया, जहां मास्टर गुनी और याफी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लाल कपड़े पहने याफी ने जियो यान को आते देखकर हल्के से हंसते हुए कहा, छोटे भाई जियो यान, अपनी बड़ी बहन के नीलामी घर में आने के लिए तुम कितने दयालु हो। याफी की पानी से भरी पतली खूबसूरत आंखों की जोड़ी सीधे जियाओ यान को घूर रही थी, जब वह बिल्ली की तरह कदमों से चल रही थी, अपनी कमर हिलाते हुए उसके पास आ रही थी। पहली बार जब जियाओ यान ने याफी को देखा तो उसने उसे सांप लोगों की जनजाति का सदस्य समझ लिया। उसकी कमर सांप से भी ज्यादा मुड़ सकती थी। जियाओ यान ने मन ही मन कोसा इस लोमड़ी की आत्मा को। बहन याफी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। नीलामी को बहन याफी को सौंपना वास्तव में सबसे अच्छा निर्णय है। याफी ने एक सोने का कार्ड निकाला और उसे जियाओ यान को सौंप दिया। थोड़ा झुककर उसके पास गई और फुसफुसाते हुए कहा, छोटे भाई जियाओ यान, बड़ी बहन को उसकी मियागर से मिलवाना कैसा रहेगा जिसने गोली को परिष्कृत करने में आपकी मदद की। मास्टर गुनी ने निरीक्षण के दौरान पहले ही पता लगा लिया था कि फाउंडेशन बिल्डिंग पिल किसी गुफा से प्राप्त नहीं हुई थी, जैसा कि जियाओ यान ने दावा किया था, क्योंकि गोलियां अभी भी बहुत ताज़ा थीं। जियाओ यान को अपने पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस हुई। अगर उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति न होती तो जादूगरनी की फुसफुसाहट ही किसी भी आदमी को झुकाने के लिए काफ़ी होती। हालांकि उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा, क्योंकि उसने शांति से गोल्ड कार्ड स्वीकार किया और मुस्कुराया। बहन याफी, ईमानदारी से कहूं तो मैंने खुद ही शोधन किया है। याफी ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। बड़ी बहन को मत चिढ़ाओ, तुम सिर्फ 15 साल की हो। यहाँ तक कि पिलकिंग बूहे भी तुम्हारी उम्र में सिर्फ एक प्रशिक्षु था, प्रथम श्रेणी का कीमियागर भी नहीं। तुम द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली को कैसे परिष्कृत कर सकते हो। जियाओ यान ने कंधे उचकाए और मासूमियत से कहा, चूंकि बहन याफी मुझ पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। याफी ने अपनी तर्जनी का उपयोग करके जियाओ यान की थोड़ी को धीरे से उठाया और अपनी आंखें उसकी आंखों में डालते हुए कहा, यदि आप द्वितीय श्रेणी के कीमियागर हैं तो मैं नीलामी घर आपको सौंप दूंगी। अध्याय 13 जियाओ यू। याफेई ने जियाओ यान की ठुड्डी उठाई। उसकी आंखों में देखते ही अनकहा संदेश आ गया। लाल ऊंची एड़ी के जूते में खड़ी वह जियाओ यान से आधा सिर ऊंची थी, जो अभी भी अपने विकास के चरण में था। मास्टर गुनी ने यह दृश्य देखा और आह भरी। वुटैन शहर में जियाओ यान के अलावा कोई और आदमी नहीं था जिसने कभी याफेई का हाथ छुआ हो। एक बार एक अमीर विदेशी व्यापारी ने उसका हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कट गया। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। याफेई का प्राकृतिक आकर्षण किसी भी आदमी को एक नज़र या मुस्कान से उसके सपने देखने पर मजबूर कर सकता था। न केवल सुदूर वुटैन शहर में बल्कि शाही राजधानी में भी उसे एक लुभावनी सुंदरता माना जाता था, जिसके लिए पूर्व से पश्चिम तक प्रेमी कतार में खड़े रहते थे।
उसे इस तरह का ध्यान पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वह कुछ अनुभव हासिल करने के लिए विशेष रूप से वुटेन शहर आई थी। हालांकि उसने पाया कि यह छोटा वुटेन शहर छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से भरा हुआ था। जियाओ यान न केवल असाधारण प्रतिभा वाला एक साधना प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बल्कि उसके आकर्षण से भी अद्वितीय रूप से अछूता था। कोई व्यक्ति जितना अधिक अप्राप्य लगता है, उतना ही अधिक कोई उसे जीतना चाहता है। धीरे धीरे जियाओ यान को वश में करने का विचार उसके दिल में जड़ जमाता गया। जियाओ यान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए याफी के हाथ के पीछे धीरे से चूमा और कहा, बहन याफी, तुम्हारे बिना इस विशाल मितेर नीलामी घर का क्या फ़ायदा। धन्यवाद बहन याफी, मुझे अब जाना चाहिए। जब मुझे और औषधीय गोलियां मिलेंगी तो मैं आपको परेशान करने के लिए वापस आऊँगा। जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और अपनी उंगलियों के बीच सोने का कार्ड लेकर जाने के लिए मुड़ा। जियाओ यान की पीठ गायब होते देख याफी के सुंदर चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और नर्म सोफे पर आलसी ढंग से पीछे झुक गई। उसके परफेक्ट कर्व्स के कारण किसी के लिए भी बिना हिले रहना मुश्किल था। मास्टर गूनी ने आह भरी, उसने मना कर दिया। बातचीत में छिपे अर्थ थे। याफी ने उसकी मियागर की संपर्क जानकारी के बदले में पूरे नीलामी घर की पेशकश की थी, जिसने जियाओ यान को उसके शोधन में मदद की थी। संभवतः उसका लक्ष्य गोली का नुस्खा था। यहाँ तक कि मास्टर गूनी भी फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के प्रभाव से हैरान थे। यदि दीर्घकालिक आपूर्ति होती तो शाही राजधानी में गोली बेचने से भारी मुनाफा होता। लेकिन जियो यान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसके शब्द स्पष्ट थे, जैसे कि वह स्नेह व्यक्त कर रहा हो, वास्तव में उसने जाल को समझ लिया था और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। याफी और उसके पीछे मितेर कबीले के समर्थन के बिना मितेर नीलामी घर संपत्ति के एक बेकार टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं होगा। चाचा गूनी, क्या दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली वास्तव में उसके द्वारा परिष्कृत की जा सकती थी? याफी ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद चुपचाप पूछा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने दिल में इस विचार को खारिज कर दिया, ये सोचकर कि यह पूरी तरह से अवास्तविक था। गूनी ने भी अपना सिर हिलाया, यह असंभव है। यहाँ तक कि शाही राजधानी में रहने वाले कुछ छोटे राक्षस भी अपने गुरुओं के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ 15 साल की उम्र में दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में कामयाब नहीं हुए हैं। कीमिया के लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि शिक्षक द्वारा दिए गए विशाल ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। वह केवल एक डू प्रैक्टिशनर है और उसकी डू क्यूई लॉ का तापमान इतना अधिक नहीं है कि वह दूसरी श्रेणी के राक्षस कोर को परिष्कृत कर सके। ... जब तक कि उसके पास उसकी सहायता करने के लिए कोई विशेष लॉ न हो। उन फाउंडेशन बिल्डिंग गोलियों की गुणवत्ता भी काफ़ी उच्च है और मुझे संदेह है कि मैं खुद इतनी उच्च गुणवत्ता वाली गोली को परिष्कृत कर पाऊंगा। याफी का लाल छोटा मुंह थोड़ा मुड़ा हुआ था, क्योंकि उसने लापरवाही से कहा, गोली के नुस्खे के साथ भी। याफी की बातें सुनकर गूनी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए और उसने जल्दी से कहा, हर कीमियागर के लिए एक गोली का नुस्खा एक जीवन रेखा है। मिस को किसी कीमियागर की गोली के नुस्खे को निशाना बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जियामा साम्राज्य में एक बार प्रसिद्ध चेक परिवार ने गोली राजा गुहे के नुस्खे को पाने की गलती की। अंततः उन्हें 4 डू राजाओं ने मिटा दिया जिन्हें उसने आमंत्रित किया था। घटना इस हद तक बढ़ गई कि जियामा साम्राज्य के शाही परिवार ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। कुछ हद तक घबराए हुए गूनी को देखते हुए याफी ने लोमड़ी की तरह एक तकिया गले लगाया और बुदबुदाया, ये बहुत अच्छा होगा अगर वह लड़का वास्तव में इसे खुद परिष्कृत करे। गूनी ने याफी को देखा और लापरवाही से उल्लेख किया, ऐसी अफवाहें हैं कि नालिन कबीले के नालिन यानरान अपनी सगाई तोड़ना चाहते हैं और उन्हें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता की सहमति भी मिल गई है। इस जियाओ यान लड़के में असाधारण प्रतिभा है। हमारे मितीर कबीले के समर्थन से वह भविष्य में एक डुकिंग बनने के लिए बाध्य है। मिस, शायद आप ऐसा कर सकती हैं। गूनी की बात पूरी होने से पहले एक शर्माती हुई याफी ने उस पर एक तकिया फेंका और उसे एक सख्त नज़र से देखा। अपने गालों पर हल्की लाली और तकिए पर सिर टिकाते हुए उसने जवाब दिया, अंकल गूनी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये सिर्फ एक डुकिंग है। ऐसा नहीं है कि हमारे कबीले में कोई नहीं है। और अगर वह डू सम्राट बन गया तो क्या होगा? ओह, हमारे पास भी एक डू सम्राट था। डू पूर्वज के बारे में क्या? याफी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, हम जियामा साम्राज्य का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि अन्य 2 साम्राज्यों में भी डू पूर्वज नहीं है। अगर वह डू पूर्वज बन सकता है तो मैं खुद को पैकेज करके उसे सौंप दूंगी। याफी की आवाज़ धीरे धीरे नर्म हो गई जब वह बोल रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी, एक भावना कि जियाओ यान में वाकई डू पूर्वज बनने की क्षमता हो सकती है। गूनी ने याफी को देखा जो अपनी आंखों में थोड़ी सपनों भरी नज़र के साथ तकिया पकड़े हुए थी। वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी कहे, ऐसे समय होते हैं जब एक लड़की के शब्द वास्तव में उसकी सच्ची भावनाओं को नहीं दर्शाते हैं। कौन सी लड़की एक मजबूत आदमी को पसंद नहीं करेगी? और जियाओ यान अपनी क्षमता के पहले संकेत दिखाते हुए आसानी से कल्पनाओं और यहाँ तक कि गुप्त प्रेम भी
याफी भी इसका अपवाद नहीं थी। समय तेजी से बीत गया और लगभग 1 साल बीत चुका था जब नालन यानरान सगाई तोड़ने के लिए आया था। जियाओ यान अब वार्षिक वयस्कता समारोह का सामना कर रहा था। जियाओ कबीले के सभी सदस्य जो 15 वर्ष की आयु तक पहुंच गए थे, उन्हें इस समारोह में भाग लेना आवश्यक था। इस समारोह का ये भी मतलब था कि अगर उनकी खेती मानकों को पूरा नहीं करती तो उन्हें दूसरे शहरों में संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए भेजा जाएगा। यह अनिवार्य रूप से दूसरों के लिए संसाधनों को मुक्त करने का एक तरीका था। इसलिए प्रत्येक कबीले के वयस्क होने का समारोह बहुत महत्वपूर्ण था। जियाओ कबीला कोई अपवाद नहीं था। इसने वुटैन शहर से कई लोगों को देखने के लिए आकर्षित किया और प्रतिभा को आकर्षित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका के रूप में कार्य किया। अन्य कबीलों से संभावित शिष्य जियाओ कबीले में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं, जो अभी भी वुटैन शहर में प्रमुख कबीला था। जियाली और एओबा कबीलों के बीच गठबंधन के बावजूद वे जियाओ कबीले को विस्तार करने और क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कबीला बनने से नहीं रोक सके। यहाँ तक कि मितेर नीलामी घर से याफी भी व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ मौजूद थे। वास्तव में अधिकांश लोग जियाओ यान को देखने के लिए वहाँ मौजूद थे। आखिरकार जियाओ कबीले की ताकत काफ़ी हद तक उसके विकास पर निर्भर करती थी। पिछले साल जियाओ यान एक 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि इस साल उसने कितनी प्रगति की है। जियाओ यान और जुनेर एक बड़े पेड़ की छाया में बैठे थे। उनकी आंखें दूर स्थित विशाल मंच पर टिकी हुई थीं, जिसे विशेष रूप से समारोह के लिए बड़ी लकड़ी से बनाया गया था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जियाओ यान ने याफी की दिशा में देखा। आज याफी ने एक चमकदार सफ़ेद पोशाक पहनी थी। पोशाक ने उसके कामुक और उत्तम शरीर को रेखांकित किया, जो आकर्षक रूप से दिखाई दे रहा था फिर भी छिपा हुआ था। क्या जियाओ यान गेगे को ये दृश्य पसंद है? जियाओ यान को अचानक अपने बगल में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने बेपरवाह होने का नाटक किया। मैं क्या देख रहा हूँ? मैं बस चिंतित हूँ कि पिता के मितिर कबीले के साथ सहयोग में कोई समस्या तो नहीं है। इस समय जियाओ यान को अचानक एक तीव्र हत्या का इरादा महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और एक खूबसूरत महिला को देखा जो अकादमी की पोशाक पहने एक बड़े पेड़ के सहारे झुकी हुई थी, उसे दांत पीसते हुए घूर रही थी। महिला लंबी थी, खासकर उसकी गोल और पतली टांगें जो सूरज की रोशनी में सफ़ेद चमक रही थीं, हाथी दांत की तरह सुंदर और प्राचीन दिखाई दे रही थीं। ओह, जियाओ यू! आमतौर पर शांत रहने वाले लिटिल कबीले के नेता जियाओ यान को अचानक थोड़ा घबराहट हुई जब उन्होंने जियाओ यू को कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा। जुनेर ने बगल से हंसते हुए कहा, जियाओ यान गेगे, ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के बुरे कर्मों को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अपने बुरे कर्मों को माफ़ नहीं किया जा सकता। जियाओ यान ने अपना माथा रगड़ा और समझाया, मैं उस समय वास्तव में अभ्यास कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चट्टान अचानक से टूट जाएगी और इस तरह मैं गर्म पानी के झरने में गिर गया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नग्न देखना चाहता था। मैंने सुना है कि जियाओ यान गेगे ने उसकी जान को भी छुआ था। यह एक गलतफहमी थी। उसने ही मुझे लात मारी थी और मैं सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। क्या ये भी एक गलतफहमी थी जब जियाओ यान गेगे जुनेर के कमरे में थी जब हम छोटे थे? जुनेर उस रात को याद करके लाल हो गई जब वह 4 साल की थी। जियाओ यान ने मुश्किल से निगला, वह बर्बाद हो गया है। इस बार जुनेर उसे इस बार से बाहर निकालने में मदद नहीं करने वाली थी। जियाओ यान, मर जाओ! जियाओ यू ने अपनी तलवार निकाली और उसे जियाओ यान की ओर जोर से फेंक दिया। अध्याय 14, वयस्कता समारोह। छोटे विकृत, आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय करूंगा। जियाओ यू ने अपनी तलवार को जियाओ यान की ओर बार बार घुमाया। हालांकि एकमात्र 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर के रूप में जियाओ यू की ताकत उसके लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं थी, खासकर तब जब वह 1 साल पहले नालन यानरान से भी कमज़ोर थी। जियाओ यान को हराने में सक्षम होने की तो बात ही छोड़िए। जियाओ यान ने जियाओ यू की क्रोधित लेकिन सुंदर आंखों को देखा। वह बस अपना सिर खुजला सकता था और चकमा दे सकता था। उसकी हरकतें फुर्तीली और अप्रत्याशित थीं। हालांकि यह केवल एक रोजुवान क्लास एजिलिटी टाइप डू तकनीक थी, लेकिन यह पहले से ही एक डू प्रैक्टिशनर के हमलों को चकमा देने के लिए पर्याप्त थी। मैंने वास्तव में इसे जानबूझकर नहीं किया था। मेरा इरादा तुम्हारा शरीर देखने का नहीं था, जियाओ यान ने चकमा देते हुए समझाया। जब उसने सुना कि जियाओ यान ने सार्वजनिक रूप से पिछली घटना को उठाया, तो जियाओ यू ने अपने होंठ कसकर काटे और उसकी सुंदर आंखें जिद्दी ढंग से जियाओ यान को घूरने लगीं। उसकी आंखों में नफरत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। जियाओ यान, तुम छोटे कमीने, चुप रहो! याफेई और आसपास के अन्य लोगों ने शोरगुल सुना और देखा। याफेई हंसी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ कबीले के प्रतिभाशाली छोटे कबीले के नेता का एक दिन ऐसा आएगा जब उसका पीछा किया जाएगा और उसे काट दिया जाएगा। जियाओ जान और कई बुजुर्ग केवल व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा सकते थे। वास्तव में जियाओ यान से पहले कबीले में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली जियाओ यू थी।
वह उम्मीदों पर खरी उतरी थी और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सफलतापूर्वक जियानान अकादमी में प्रवेश कर गई थी। वह इस साल आने वाले समारोह में भाग लेने और कबीले के साथ जियानान अकादमी में आगामी नामांकन पर चर्चा करने के लिए लौटी थी, ताकि अधिक कबीले के सदस्यों को अकादमी में प्रवेश करने और कबीले की ताकत बढ़ाने की उम्मीद हो। ठीक है, ये बहुत हो गया। एक तीखी आवाज़ के साथ जियाओ यान ने जियाओ यू की तलवार को अपनी 2 उंगलियों के बीच दबाया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तलवार को आसानी से दूर फेंक दिया। जियाओ यान द्वारा अपनी तलवार को आसानी से दूर फेंकने से जियाओ यू का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, तुम छोटे बिगड़ैल। उसके शब्द अभी निकले ही थे कि जियाओ यू ने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया, उसकी सुंदर आकृति एक आकर्षक वक्र का अनुसरण कर रही थी। आश्चर्यजनक रूप से उसके सेक्सी दाहिने पैर में सीटी की आवाज़ की झलक थी, क्योंकि वह क्रूरता से उसके क्रॉच पर निशाना साध रही थी। जियाओ यान जियाओ यू की निर्दयता को देखकर नाखुश था। ये वास्तव में उस समय एक दुर्घटना थी और वह आखिरकार छोटे कबीले का नेता था। आज के वयस्कता समारोह में आधिकारिक तौर पर उसे ऐसा घोषित किया जाएगा, फिर भी जियाओ यू ने उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जब जियाओ यू ने उसे इस तरह से अपमानित किया तो वह अपने दिल में दुखी था। लात का सामना करते हुए जियाओ यान की नज़रें और तेज हो गईं, क्योंकि उसने सीधे उसके दाहिने टखने को पकड़ लिया। घबराई हुई जियाओ यू ने जल्दी से अपनी स्कर्ट को अपने हाथों से ढक लिया ताकि वह ऊपर न उड़ जाए। कुछ देर तक बिना किसी प्रयास के जियाओ यू ने जियाओ यान को घूर कर देखा। उसकी भरपूर छाती शर्मिंदगी में थोड़ी सी उभरी हुई थी और उसने डांटा, तुम छोटी सी बिगड़ैल लड़की हो, मुझे छोड़ दो। जियाओ यान ने उसके विरोध को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह उसे उसके पतले दाहिने पैर से सड़क पर घसीटता रहा, जैसे कि वह किसी बैल को ले जा रहा हो। जियाओ यू ने अपने बाएं पैर को जमीन पर टिकाकर उछलते हुए चिल्लाया, छोड़ दो, मुझे जाने दो। आखिरकार मैं छोटे कबीले की नेता हूँ, क्या तुम मुझे बहुत हल्के में नहीं ले रही हो? छोटे कबीले की नेता के रूप में तुम जैसी बिगड़ैल लड़की, मैं जियाओ यू मरने के बाद भी इसे स्वीकार नहीं करूंगी। जियाओ यान की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और उसने अशुभ रूप से कहा, ओह, तुम अब मुझे चुनौती दे रही हो। उसने सीधे जियाओ यू का जूता निकाला और अपनी स्टोरेज रिंग से लोमड़ी की पूंछ जैसी घास का एक टुकड़ा निकाला। जियाओ यान क्या करने वाला था यह अनुमान लगाते हुए जियाओ यू का चेहरा पीला पड़ गया और वह गुस्से और डर के मिश्रण से चिल्लाई, जियाओ यान, तुम्हारी हिम्मत। जियाओ यान ने व्यंग्य किया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं जियाओ यान करने की हिम्मत नहीं कर सकती। जियाओ यान ने खुद को नहीं रोका, उसने लोमड़ी की पूंछ उठाई और उसे उसके पैरों पर आगे पीछे घुमाना शुरू कर दिया। जियाओ यू खुद को हंसने और छटपटाने से नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे गुदगुदी और पीड़ा दोनों महसूस हो रही थी। कई पुरुष दर्शक जियाओ यू के पतले पैरों को हवा में देखकर अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक पाए। उनमें से कुछ ने कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाओं का भी अनुभव किया। वे सभी जियाओ यान को अंगूठा दिखाने से खुद को रोके रहे। आंखों के लिए दावत। जैसे ही जियाओ यान खुद थोड़ा बहकने लगा, उसके पीछे से एक स्पष्ट और शांत आवाज आए, ऐसा लगता है कि जियाओ यान गे को इस तरह का खेल खेलना पसंद है न? जियाओ यान जुन एर की आवाज़ सुनकर चौंक गया और उसने जल्दी से जियाओ यू का पैर छोड़ दिया। वह चौंक गई और अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर गई। उसने लापरवाही से अपने हाथ में फॉक्सटेल घास को एक तरफ फेंक दिया और हंसा, आहा, ये सिर्फ एक छोटा सा सबक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जियाओ यू का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह जमीन पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखें क्रोध से भर गईं और उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाया, जियाओ यान, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगी। तुम बेवकूफ़ हो, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। बड़ी बहन जियाओ निंग और जियाओ मेई जियाओ यू के पास गए और उसे उठने में मदद की। जियाओ निंग और जियाओ यू भाई बहन थे। तुम ठीक समय पर आ गई जियाओ निंग, चलो सेना में शामिल होकर उसे पकड़ते हैं। जियाओ निंग की भौहें तन गईं और उसने असंतुष्ट होकर कहा, बहन, तुम नासमझ हो रही हो। छोटा कबीले का नेता ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियाओ यू को यकीन नहीं हुआ, क्या तुम सच में मेरे भाई हो? जियाओ मेई ने कहा, ये सही है चचेरे भाई जियाओ यू। जियाओ यान जी ऐसी चीज़ें करने में सक्षम नहीं है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार? क्या तुम दोनों का दिमाग उसके द्वारा धोया गया है? जियाओ यू की आंखों में आंसू आ गए जब वह बोल रही थी। उसे लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। वह उसे लड़ाई में नहीं हरा सकती थी और अब तो उसका भाई भी उसके बहकावे में आ गया था। जियाओ यान ने अनाड़ीपन से उसकी नाक को छुआ। हालांकि वह खलनायक नहीं था, लेकिन वह उतना ईमानदार भी नहीं था जितना उन्होंने दावा किया था। तमाशा खत्म होने के बाद जियाओ जान ने आसमान की ओर देखा और ताली बजाते हुए कहा, बहुत हो गया उपद्रव, अब वयस्कता का समारोह शुरू होने वाला है। समारोह की प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि यह लगभग सिरदर्द पैदा करने वाली थी।
खास तौर पर जियाओयान के लिए छोटे कबीले के नेता के रूप में उसका समारोह किसी और के समारोह से कई गुना ज़्यादा विस्तृत था। आखिरकार जियाओयान इस सब से सुन्न हो गया और बड़ों को अपनी मर्जी से चलने दिया। जियाओयान की असहाय नज़र देखकर जुनैर की बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें थोड़ी मुड़ गईं और वह मुस्कुराई। जियाओयान गेगे, ये परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यहाँ तक कि अंकल जियाओ और दूसरे लोग भी इन्हें नहीं बदल सकते। जियाओयान सिर्फ असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था और चुपचाप कसम खा सकता था कि एक बार जब वह कबीले का मुखिया बन जाएगा तो वह इन पुरानी प्रथाओं को बदल देगा। वयस्कता के समारोह के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शक्ति परीक्षण था। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था जो पिछले साल छठे चरण के डू शिष्य तक पहुंच चुके थे। वे वुटेन शहर में रह सकते हैं या नहीं, यह इस परीक्षण पर निर्भर करता है। समारोह की अध्यक्षता दूसरे एल्डर जियाओयांग ने की। एक एक करके जियाओ कबीले के सदस्य अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए आगे आए। लगभग 30-15 वर्षीय थे, जिनमें से आधे मानकों को पूरा नहीं करते थे और उन्हें नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भेजा गया था। जियाओयान, अब आपकी बारी है। दूसरे एल्डर ने जियाओयान को धीरे से हाथ हिलाया, जो वीआईपी क्षेत्र में बैठा था। जियाओयान अंतिम व्यक्ति था क्योंकि जुनैर का वयस्कता समारोह जियाओ कबीले में आयोजित नहीं किया गया था। अब तक समारोह में उच्चतम साधना स्तर जियाओ में ही था, जो 9वें चरण के डू शिष्य तक पहुंच गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओयान ने उसे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स की एक बोतल दी थी, जिससे वह 9वें चरण की डू शिष्य बन गई। दर्शक चुप हो गए और यहाँ तक कि पहले से उदासीन याफी ने भी रुचि दिखाई। वास्तव में हर कोई ये देखने के लिए यहाँ था कि जियाओयान की ताकत में कितना सुधार हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस बार जियाओयान का साधना स्तर क्या होगा? 1 साल पहले जियाओयान 3 सितारा डू प्रैक्टिशनर था। बिना किसी संयोगवश मुठभेड़ या औषधीय गोलियों की सहायता के 1 साल में 1 सितारा आगे बढ़ना काफ़ी प्रभावशाली होगा। जियाओयान ने 4 साल की उम्र में क्यूई साधना शुरू की और 11 साल की उम्र में डू प्रैक्टिशनर बन गया। उसे 10 चरणों को आगे बढ़ाने में 7 साल लग गए। हालांकि डू प्रैक्टिशनर के रूप में आगे बढ़ना अधिक कठिन है। अगर उसने कुछ औषधीय गोलियों का उपयोग किया तो यह संभव है कि वह 2 सितारों से आगे बढ़ सकता है। ऊंचे लकड़ी के मंच पर एक बड़ा काला पत्थर का स्मारक अचानक चमक उठा, जिसकी सतह पर सुनहरे अक्षर उड़ रहे थे और नाच रहे थे। जब दूसरे एल्डर ने स्मारक पर 4 अक्षर देखे तो वह दंग रह गया। डू प्रैक्टिशनर 6 स्टार। वीआईपी सीटों पर चाय के प्यालों के जमीन पर गिरने की तीखी आवाज़ बार बार सुनी जा सकती थी। वुटेन शहर के विभिन्न गुटों के प्रतिनिधि इस समय अविश्वसनीय थे। अखाड़े के केंद्र में आत्मविश्वास से भरे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखकर पुरानी पीढ़ी भी अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाए और सोचा कि वे कुछ देख रहे हैं। जैसे ही याफी ने युवक को देखा, उसे अचानक पछतावा हुआ कि उसने कहा था कि अगर वह डू पूर्वज तक पहुंचने में सक्षम हो गया तो वह खुद को लपेट लेगी और उसे सौंप देगी। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि जियाओयान में वास्तव में डू पूर्वज बनने की क्षमता हो सकती है। 1 साल में 3 सितारों की प्रगति। अध्याय 15 प्रतिभा अब पूर्ण रूप से खिली हुई। दुर्घटना। जियो जान इतना हैरान था कि वह चाय का प्याला भी अपने हाथ में नहीं पकड़ पाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह घबरा गया। 1 साल में 3 सितारों की प्रगति। 6 सितारा डू प्रैक्टिशनर। जियो यू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह अपने दांत पीसते हुए गुस्से को कुछ पल के लिए भूल गई। अब वह जियोयान के भयानक साधना स्तर से अवाक रह गई। जियानान अकादमी की छात्रा होने के नाते जियोयू अकादमी के प्रवेश मूल्यांकन के बारे में जानती थी। मूल्यांकन में केवल 20 वर्ष से कम आयु के लोगों को ध्यान में रखा गया था और उन्हें F से S तक रैंक किया गया था, जिसमें S उन लोगों के लिए आरक्षित था जो 20 वर्ष से कम आयु के थे और जो 6 सितारा डू प्रैक्टिशनर चरण तक पहुंच गए थे। 1 दशक से अधिक समय तक केवल जियानान अकादमी की छोटी चुड़ैल ने ही यह उपलब्धि हासिल की थी। अब ये देखते हुए कि जियाओयान ने अभी अभी अपनी युवावस्था का जश्न मनाया था और वह केवल 15 वर्ष का था, यह अब केवल रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में नहीं था, यह एक अकल्पनीय और भयानक साधना प्रतिभा रखने के बारे में था। जियाओयान गेगे की प्रतिभा आखिरकार खिल गई है। जुनैर की आंखों के कोने में भावना का एक छोटा सा आंसू दिखाई दिया। अपनी विशेष स्थिति को देखते हुए जुनैर को पता था कि विशाल डू क्यूई महाद्वीप पर जियाओयान की साधना गति को तेज नहीं माना जाता था। हालांकि वह हमेशा मानती थी कि उसकी प्रतिभा उससे कहीं अधिक थी। जियाओ कबीले के सदस्य और भी अधिक चकित थे। इस तरह की साधना गति को केवल 3 शब्दों में वर्णित किया जा सकता है, नरक के समान भयानक। इस साधना गति के साथ शायद ये संभव है कि कुछ दशकों में जियाओ कबीला वास्तव में एक कुलीन डू सम्राट का उत्पादन करेगा। वीआईपी सीटों पर बैठे लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन सभी को एक साथ कुछ चौंकाने वाले विचार ने चौंका दिया। एक डू सम्राट। यदि जियामा साम्राज्य में कोई छोटा कबीला अपनी अंतर्निहित सीमाओं की परवाह किए बिना एक कुलीन डू सम्राट पैदा कर दे तो उस कबीले की स्थिति तुरंत आसमान छू जाएगी। उस समय जियामा साम्राज्य के 3 प्रमुख कबीले भी उन्हें दबाने की हिम्मत नहीं करेंगे।
आखिरकार इस विशाल साम्राज्य में केवल मुट्ठी भर कुलीन डू सम्राट थे, जिनमें से प्रत्येक में ज्वार को मोड़ने और हजारों लोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी। कोई भी समझदार साम्राज्य डू सम्राट को अपमानित करने का विकल्प नहीं चुनेगा। हालांकि प्रतिभा होना कुलीन विशेषज्ञ बनने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ दशकों में दुनिया कैसे बदल जाएगी। कोई बाहरी प्रशिक्षण के दौरान बीमारी से मर भी सकता था या बस गुमनामी में खो सकता था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि जियाओ यान को अब ताकत के शिखर पर जाने का टिकट मिल गया था। ये केवल जियाओ यान ही था जिसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी नाक को छुआ। वह कहना चाहता था कि वह खुद नहीं जानता था कि उसकी साधना का स्तर वास्तव में 3 सितारों से बढ़ गया था। स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में भयानक है, वह अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। सामान्य परिस्थितियों में यदि वह दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित करने और इसे डू क्यूई में बदलने के लिए केवल क्यूई विधि पर निर्भर करता तो वह अधिकतम 1 स्टार से ही सुधार कर पाता। हालांकि इस वर्ष उसके पास 2 अवसर थे। एक हुनहुजी द्वारा परिष्कृत औषधीय गोली थी, जिसे उसने अपनी जान की बाजी लगाकर प्राप्त किया था, और दूसरी अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला थी। परंपरागत रूप से किसी की साधना को बढ़ाने के लिए केवल 2 विधियां थीं, क्यूई विधि से अपनी डू क्यूई को बदलना और औषधीय गोलियों से अपनी डू क्यूई को बढ़ाना। हालांकि एक तीसरी विधि थी जो जियाओ यान के पास थी। उसने ज्वाला मंत्र के विशेष गुणों के माध्यम से एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म कर दिया और स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति को अपनी डू क्यूई में एकीकृत कर लिया। जैसा कि जियाओ यान ने कहा, ज्वाला मंत्र ने स्वर्गीय ज्वालाओं को परमाणु रिएक्टर की तरह भस्म कर दिया, शरीर के भीतर उन पर नियंत्रण बनाए रखा और उनकी ऊर्जा का दोहन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारी जुबान शासक के साथ ज्वाला विभाजन सुनामी की खेती वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने की दक्षता में सुधार करेगी। शायद मैं थोड़ा और आगे बढ़ सकता था और हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला के और अधिक किस्में खा सकता था। जियाओ यान के शरीर में अब घने सफ़ेद ज्वाला के 3 धागे थे। एक तरह से ये वही था जो जुनेर का मतलब था जब उसने कहा कि जियाओ यान की प्रतिभा आखिरकार खिल गई थी। जैसा कि कहावत है, शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है। एक बार जब उसने ज्वाला के धागे का एक धागा प्राप्त किया तो यह एक शुरुआत की तरह था। अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला को अवशोषित करने में उसकी गति तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि सही क्षण न आ जाए जब वह अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला को पूरी तरह से निगल सकता है। कबीले के मुखिया जियाओ, छोटे भाई जियाओ यान की साधना प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस बार हम वास्तव में एक असाधारण रूप से भयानक कुलीन विशेषज्ञ के उदय को देख सकते हैं। याफी की खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने चौक में खड़े काले रंग के युवक पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी निगाह में एक सूक्ष्म निहितार्थ था। जियामा साम्राज्य में मितिर कबीला सबसे बड़ा व्यापारिक कबीला बनने में सक्षम होने का कारण ये था कि उनके बीच एक बार एक डू सम्राट था, और अब मितिर कबीले को अपने समर्थक के रूप में सेवा करने के लिए एक डू सम्राट की सख्त जरूरत थी। जियाओ यान धीरे से ऊंचे मंच से नीचे उतरा और जुनेर के पास चला गया। आमतौर पर हर योग्य कबीले के सदस्य को अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक मैच में भाग लेना आवश्यक था। हालांकि उसके साधना स्तर के साथ उससे लड़ना गाली गलौज के अलावा और कुछ नहीं होगा। जियाओ यू का दुखद अनुभव अभी भी उनके दिमाग में था। जियाओ निंग ने अपनी बहन जियाओ यू को अपनी मुठ्ठियां कसते हुए देखा और फुसफुसाया, बड़ी बहन, न केवल छोटे कबीले के नेता का साधना स्तर उच्च है, बल्कि उसकी डू तकनीक भी बहुत मजबूत है। बेहतर होगा कि तुम उसे पहले की तरह भड़काओ नहीं। अगर तुमने वास्तव में छोटे कबीले के नेता को परेशान किया तो दादाजी भी तुम्हारी ओर से बोलने में सक्षम नहीं हो सकते। जियाओ यू वास्तविकता में वापस आ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि जियाओ यान डू क्यूई की साधना और डू तकनीक का अभ्यास करने दोनों के लिए समय कैसे दे सकता है। क्या उसके पास अपने दिन में 25 घंटे थे? जियाओ यान ने अपने सामने की सुंदरता को देखा और एक भौं उठाकर कहा, जुनेर की साधना में बहुत सुधार हुआ है। जुनेर ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी हल्की हंसी चांदी की घंटी की तरह झंझना रही थी। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं इस साल जियाओ यानगेगे से ज़्यादा मजबूत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यानगेगे सबको इतना बड़ा सरप्राइज देगी। जुनेर ने हमेशा अपनी साधना की गति को दबाया था और जानबूझकर जियाओ यान से थोड़ा पीछे रहती थी। इस साल जब वह भी वयस्क हो गई तो उसके भीतर की शक्ति ने उसकी साधना को काफ़ी बढ़ाने में मदद की। इसलिए वह 5 सितारा डू प्रैक्टिशनर चरण में पहुंच गई। वह सोच रही थी कि जियाओ यान को बिना बुरा महसूस कराए ये कैसे समझाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यान भी 1 साल में 3 सितारे ऊपर चढ़ जाएगा। ये देखकर वह वाकई हैरान रह गई। जुनेर ने अनुमान लगाया कि उसे बाहर कोई अवसर मिल गया होगा। जियाओ यानगेगे डू प्रैक्टिशनर बनने के बाद क्यूई विधियों का महत्व बढ़ जाएगा। मैंने देखा है कि आपके डू क्यूई का रंग मुश्किल से उच्च स्तरीय हुआन क्लास तक पहुंच पाया है। मेरे पास यहाँ एक अग्नि गुण उच्च जुबान क्यूई विधि है जो आपके लिए बहुत उपयुक्त होगी, जुनेर ने कहा, और उसने सावधानी से एक क्यूई विधि निकाली और उसे सौंप दिया।
हालांकि जियाओ कबीले ने हरिकेन चैंट नामक एक उच्च जुबान क्लास क्यूई विधि की नीलामी की थी, लेकिन यह वायु गुण की थी और जियाओ यान की जन्मजात अग्नि विशेषता के लिए उपयुक्त नहीं थी। जियाओ कबीले के भीतर उच्चतम श्रेणी की अग्नि गुण क्यूई विधि उच्च स्तरीय हुआन क्लास में थी, इसलिए जुनएर ने गलती से सोचा कि जियाओ यान जियाओ कबीले से क्यूई विधि की खेती कर रहा है। जियाओ यान का दिल गर्म हो गया क्योंकि उसने जुनएर के गाल को चुटकी से दबाया और हंसते हुए कहा, ओह माय, ऐसा लगता है कि मैं अमीर मिस जुनएर द्वारा समर्थित होने जा रहा हूं और एक रखेल बन जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जमींदार के परिवार के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है, जियाओ यानगेगे जैसी महान प्रतिभा को रखने की तो बात ही छोड़िए। हाँ हाँ हाँ, जुनएर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ अच्छा हासिल किया है। मुझे अभी तक क्यूई विधियों को बदलने का मौका नहीं मिला है। आखिरकार जियाओ कबीले के भीतर हंसी मजाक और खुशी के बीच वयस्कता समारोह समाप्त हो गया। एक बार फिर जियाओ यान का नाम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पूरे वुटेन शहर में गूंज उठा, यहाँ तक कि शाही राजधानी में नालन हवेली तक भी पहुँच गया। इस समय जियाओ कबीले को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके खिलाफ एक साजिश पहले ही शुरू हो चुकी थी। चुपचाप, पिताजी, यह मास्टर लियू शी हैं, प्रथम श्रेणी के कीमियागर। चमकीले प्रकाश वाले हॉल में जिया ली एओ ने अपने बगल में खड़े एक युवा कीमियागर का परिचय कराया। हॉल में बहुत से लोग भरे हुए थे जो न केवल जियाली कबीले के उच्च पदस्थ सदस्यों की पोशाक में थे, बल्कि एओबा कबीले की पोशाक में भी थे। जियोयान की वजह से जियाली कबीले और एओबा कबीले ने शक्तिशाली जियो कबीले द्वारा खुद को जब्त किए जाने से बचाने के लिए हितों का एक गठबंधन बनाया था। लियू शी के आगमन पर दोनों कबीले के प्रमुख जिया ली बी और एओबापा जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। मास्टर लियू शी वास्तव में असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति हैं। हे, मास्टर लियू शी की तुलना में एकमात्र जियोयान क्या है? लियू शी ने अपना पंखा खोला और धीरे से कहा, केवल डू क्यूई की खेती करना कुछ और नहीं है क्रूर लोगों का काम। केवल वे ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं जो कीमिया की कला में निपुण हैं। पावर स्टोन्स, टिप्पणियां और समीक्षाएं छोड़ने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। ये परिचयात्मक आंक मूल कहानी के विकास के समानांतर है, इसलिए गति कुछ लोगों को थोड़ी धीमी लग सकती है। मैं और भी रोमांचक भागों में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए चलो एक जीत जीत सौदा करते हैं। इन पहले 2 हफ्तों के लिए निश्चित अपडेट दर प्रति दिन 2 अध्याय होगी। हालांकि अगर हम प्रति दिन 100 पावर स्टोन्स के लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो मैं प्रति दिन कुल 3 अपडेट के लिए एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ूंगा। चलो इसे एक साथ पूरा करते हैं। अध्याय 16, मेहनती नालन यानरान। जियामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के रूप में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का मुख्यालय शाही राजधानी से सिर्फ 1 दर्जन मील की दूरी पर एक राजसी पहाड़ पर था। संप्रदाय के नाम के कारण इस पहाड़ को मिस्टी क्लाउड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता था। मिस्टी क्लाउड माउंटेन के पैर से सिर्फ 2 मील की दूरी पर साम्राज्य ने राजधानी की रक्षा के नाम पर 50,000 घुड़सवारों की एक सेना तैनात की थी। हालांकि ये सभी के लिए स्पष्ट था कि यह राजधानी के नज़दीक मंडरा रहे इस भयंकर बाघ से बचाव के लिए साम्राज्य के शासकों द्वारा बरती गई सावधानी थी। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की वनस्पति रसीली और समृद्ध थी, जिसमें प्रचुर मात्रा में पौधे थे जिन्होंने जंगल बनाए थे। चारों ओर देखने पर कोई लुढ़कते हुए पहाड़ देख सकता था और यहाँ तक कि दूर से झरनों की आवाज़ भी सुन सकता था। वातावरण हरियाली से भरा हुआ था जो बेहद जोरदार जीवन शक्ति का संचार कर रहा था। चांद सफ़ेद लबादा पहने एक महिला ने आंखें बंद करके साधना करते हुए जटिल हाथ की मुहरें बनाईं। प्रत्येक सांस अंदर और बाहर लेने के साथ एक आदर्श चक्र बन गया। साधना में डूबी महिला कोई और नहीं बल्कि नालन यानरान थी, जो अपनी सगाई तोड़ने गई थी लेकिन जियाओ यान से हार गई। जब उसके शरीर में हरी ऊर्जा की अंतिम किरण अवशोषित हो गई तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में एक हल्की हरी रोशनी टिमटिमा रही थी और उसके कंधे तक लंबे काले बाल बिना किसी हवा के हल्के से लहरा रहे थे। क्या दबंग औषधीय गोली है! वास्तव में इसे पूरी तरह से अवशोषित होने में पूरा 1 महीना लग गया। नालन यानरान चट्टान के किनारे खड़ी थी, पहाड़ की हवा सीधे उस पर बह रही थी, जिससे उसका चांद सफ़ेद लबादा उसके उत्तम और नाजुक शरीर से कसकर चिपक गया था। ये कहना ही होगा कि उसकी सुंदरता और शरीर वास्तव में सुंदर शब्द के योग्य थे। वरिष्ठ बहन नालन, एल्डर नालन सू मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में आ चुके हैं। उन्होंने आपकी उपस्थिति का अनुरोध किया है, उनकी सेवा करने के लिए समर्पित एक नौकरानी ने धीरे से कहा। नालन यानरान ने अपनी तलवार खींची और एक पल में उसकी डू क्यूई उसके चारों ओर घूम गई क्योंकि वह बहुत परिश्रम के साथ अपनी डू तकनीक का अभ्यास करने लगी। मैं उसे नहीं देखूंगी। 1 साल बीत चुका था और नालन यानरान को पता था कि डू तकनीक में दक्षता की कमी के कारण वह युद्ध में हार गई थी। इसलिए पिछले 1 साल के दौरान उसने अपनी डू तकनीक को विकसित करने के लिए बेताब काम किया था, यहाँ तक कि प्रशिक्षण के लिए खतरनाक मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में अकेले ही गई थी, ये सब खूनी युद्धों के माध्यम से अपनी डू तकनीक को बढ़ाने की उम्मीद में। नालन यानरान के इनकार ने नौकरानी को निराश कर दिया
लेकिन उसने अपने फैसले का खंडन करने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने शब्दों को व्यक्त कर सकी। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक हॉल में नालन सू का चेहरा लाल हो गया जब उसने सुना कि उसकी बेटी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है। उसने अपनी हथेली मेज पर पटक दी और गुस्से से कहा, ये लड़की और भी ज्यादा विद्रोही होती जा रही है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह साम्राज्य के पश्चिमी भाग में तैनात सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था तो उसकी यह बिगड़ेल बेटी चुपके से उस विवाह व्यवस्था को रद्द करने की हिम्मत करेगी जिसे पुराने नेता ने व्यक्तिगत रूप से तय किया था। वास्तव में वह नालन सू वह था जो दोनों पक्षों के बीच विवाह व्यवस्था के बारे में सबसे अधिक चिंतित था। उसे जियाओयान की प्रतिभा से बहुत उम्मीदें थीं और उसने शादी के बाद नालन कबीले के संसाधनों से उसे पूरी तरह से विकसित करने की योजना भी बनाई थी। नालन यानरान, जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो गया था और यून के अधीन प्रशिक्षित हुआ था, उसका डू सम्राट बनना लगभग तय था। अगर जियाओयान भी डू सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाता तो नलन कबीले को मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के समर्थन के अलावा 2 डू सम्राटों का समर्थन भी मिल जाता। ऐसे में वह नलन सू जियामा साम्राज्य को एक नए युग में ले जाने का साहस करता। तब से जियामा साम्राज्य का नाम बदलकर नलन साम्राज्य कर दिया जाएगा। हालांकि जब वह वापस लौटा और उसने सुना कि जियाओयान ने एक ही चाल में उसकी बेटी को हरा दिया है और हाल ही में हुए वयस्कता समारोह में 6 सितारा डू प्रैक्टिशनर के रूप में उसकी भयानक साधना का खुलासा हुआ है, तो नलन सू इतना क्रोधित हो गया कि उसे लगभग ब्रेन हेमरेज हो गया। जियाओयान की प्रतिभा उसकी अपनी बेटी से काफ़ी हद तक आगे निकल गई। वह संभवतः भविष्य में केवल 1 या 2 सितारों वाले कम सितारा डू सम्राट से आगे निकल सकता था, और एक मौका था कि वह एक मध्यवर्ती सितारा या यहाँ तक कि उच्च सितारा डू सम्राट भी बन सकता था। अगर वह वास्तव में एक उच्च सितारा डू सम्राट बन गया तो नलन सू को 3 साम्राज्यों को एकीकृत करने और पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को एकीकृत करने का आत्मविश्वास भी था। इस लड़की की दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वह अपने पिता को भी नहीं देखना चाहती, क्या यही है? नलन सू की दाढ़ी गुस्से से भर गई और वह सीधे साधना के मैदान की ओर बढ़ गया। बड़े नलन, वह संप्रदाय का साधना क्षेत्र है, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन एक साधारण नौकरानी जियामा साम्राज्य के ग्रैंड जनरल नलन सू को कैसे रोक सकती थी? हालांकि नलन यानरान की आध्यात्मिक शक्ति जियाओयान जितनी मजबूत नहीं थी, उसने एक वायु विशेषता क्यूई विधि की साधना की जिसने उसे हवा की हरकतों के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया और उसे धारणा की एक मजबूत भावना दी। उसने अपने पिता के उग्र दृष्टिकोण को साधना पर्वत की चोटी की ओर महसूस किया। हालांकि उसने उसे अनदेखा करना जारी रखा और अपना ध्यान डू तकनीक की साधना पर केंद्रित किया जो यूं ने उसे सिखाई थी। नालन यानरान, क्या तुम अब भी मुझे अपना पिता मानते हो? नालन सू गुस्से से भर गया जब उसने देखा कि उसकी बेटी अपनी साधना जारी रखे हुए है और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रही है। जैसे ही वह उससे भिड़ने के लिए तैयार हुआ, एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ और उसके रास्ते में खड़ा हो गया। जब उसने नवागंतुक को पहचाना तो क्रोधित नालन सू भी शांत हो गया और उसका अभिवादन किया। मास्टर गुहे, बहुत समय हो गया है। अधेड़ उम्र का वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जियामा साम्राज्य का नंबर 1 कीमियागर था, जो पिलकिंग गुहे के नाम से जाना जाने वाला 6 स्तरीय कीमियागर था। न केवल नालन सू बल्कि जियामा साम्राज्य का सम्राट भी गुहे के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता था। उसके जैसा 6 स्तरीय कीमियागर डू सम्राटों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। इसका मतलब था कि गुहे के पास कुलीन डू सम्राटों को आदेश देने की शक्ति थी। गुहे ने एक आमंत्रणपूर्ण इशारा किया और कहा, जनरल नालन, कृपया इस तरफ आएं। यानरान अपनी साधना के बीच में है और उसे परेशान करना उचित नहीं है। नालन सू ने सिर हिलाया। चूंकि गुहे प्रकट हो चुका था इसलिए वह नालन सू कुछ नहीं कर सकता था। पत्थर की मेज पर गुहे ने चाय का एक बर्तन बनाया और नालन सू को पेश किया। सीधे मुद्दे पर आते हुए उसने कहा, जनरल नालन, मुझे लगता है कि आपकी यात्रा यानरान के 1 साल पहले अपनी सगाई को रद्द करने के एक तरफा फैसले के बारे में है न? रद्दीकरण के बारे में बात करते हुए नालन सू ने चाय की एक गहरी चुस्की ली और कहा, ये लड़की अभी भी छोटी है। उसे समझ में नहीं आता कि इस तरह की कार्रवाई नालन कबीले की प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचाएगी। सौभाग्य से यह मामला लीक नहीं हुआ है, अन्यथा हमारे नालन कबीले की राजधानी में कोई इज्जत नहीं बचती। सगाई स्थापित करने का प्रारंभिक उद्देश्य एक जीवन बचाने के लिए जियाओयान के दादा के प्रति कृतज्ञता का ऋण चुकाना था। विवाह गठबंधन का सबसे अच्छा तरीका था और नालन और जियाओ के बीच सगाई का उद्देश्य जियाओ कबीले की रक्षा के लिए सगाई का उपयोग करके ऋण चुकाना था, जो अपने कबीले के मुखिया को खोने के बाद ताकत में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना कर रहा था। सगाई को रद्द करने के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नालन सू इस प्रतिभाशाली दामाद को चाहता था। गुहे कौन था? उसने तुरंत नालन सू के गुस्से का कारण समझ लिया। चाय की चुस्की लेने के बाद उसने कहा, मैंने जियाओयान नाम के उस युवक के बारे में भी सुना है। कुछ दिनों पहले उसके वयस्क होने के समारोह में पता चला कि वह 6 सितारा डू प्रैक्टिशनर है।
1 साल में 3 सितारों तक पहुंचने के बाद उसकी प्रतिभा वास्तव में यानरान से कम नहीं है। नालन सू का चेहरा करेले की तरह खट्टा हो गया, लेकिन गूहे का स्वर बदल गया जब वह नलन यानरान की ओर देखने लगा, जो लगन से साधना कर रहा था। साधना केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती। चाहे किसी की प्रतिभा कितनी भी ऊंची क्यों न हो, एक शक्तिशाली क्यूई विधि, एक गुरु के मार्गदर्शन और औषधीय गोलियों की सहायता के बिना यह उससे अधिक कुछ नहीं है। यहाँ तक कि सबसे कुशल गृहिणी भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। तारांकन TLN, कोई भी व्यक्ति आवश्यक साधनों के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि एक वर्ष में 3 सितारों की उन्नति वास्तव में तेज है, फिर भी यानरान की तुलना में कुछ अंतर है। नलन सू ने गूहे के शब्दों में छिपे अर्थ को समझा और तुरंत कुछ महसूस किया। एक 9th सितारा डू प्रैक्टिशनर। गूहे ने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, यानरान इस साल बहुत मेहनत कर रही है। मैंने जो 4थी श्रेणी की औषधीय गोली दी है, पवन क्षरण गोली, वह पवन गुंडू क्यूई की साधना को गति दे सकती है। हालांकि ये लगातार व्यक्ति को पवन ब्लेड की पीड़ा के अधीन करती है। फिर भी यानरान ने एक भी शिकायत नहीं की है। इसके अलावा आधे साल पहले संप्रदाय की नेता युन युन ने यानरान को अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनाया और उसे संप्रदाय की डी क्लास क्यूई विधि, मिस्टी क्लाउड हेवन स्विलिंग तकनीक सिखाए। 1 साल पहले की वह असफलता यानरान के लिए बुरी बात नहीं थी। अपने अहंकार को त्यागने के बाद वह पूरी तरह से अपनी साधना के लिए समर्पित हो गई है। एक बार जब युन युन आवश्यक सामग्री जुटा लेगी तो मैं यानरान के लिए कुछ 5वीं श्रेणी की औषधीय गोलियां परिष्कृत कर पाऊंगी। 2 साल बाद यानरान की साधना का स्तर निस्संदेह सभी की अपेक्षाओं से अधिक होगा। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना औषधीय गोलियों की सहायता के, वह जियोयान यानरान से आगे निकलने के लिए किस पर भरोसा कर सकता है। अध्याय 17, खुद पर भरोसा। गूहे के कथन ने नालन सू के दिल को झकझोर दिया। उसे अचानक समझ में आ गया कि प्रतिभा बस प्रतिभा ही होती है। इतिहास में कई प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं, लेकिन जियामा साम्राज्य में केवल कुछ ही लोग कभी डू सम्राट बने थे। वास्तव में, जैसा कि गूहे ने कहा, साधना में जितना आगे बढ़ा उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी और प्रतिभा उतनी ही कम महत्वपूर्ण होती गई। उसकी सहायता करने के लिए कोई संसाधन न होने पर जियाओयान संभवतः उसकी बेटी से आगे कैसे निकल सकता था। अगर उसकी यह बेटी वास्तव में जियाओयान को हरा सकती है तो उसे अपना पति चुनने की अनुमति देने से उसे कोई और भी मजबूत व्यक्ति मिल सकता है। आखिरकार, मजबूत लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। मैं अपने संदेहों को दूर करने के लिए मास्टर गूहे को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर मास्टर गूहे को कोई आपत्ति न हो तो मुझे नालन हवेली में आपको अपने अतिथि के रूप में पाकर सम्मानित महसूस होगा। मैं, नालन सू, ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका गर्मजोशी से स्वागत किया जाए। नालन सू ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा। गूहे ने अपना हाथ हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्द ही एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ एक वस्तु का आदान प्रदान करने की योजना बना रहा हूं और औषधीय गोलियों का एक बैच तैयार करने में व्यस्त हो जाऊंगा। मेरे पास वास्तव में कोई खाली समय नहीं होगा। नालन सू ने जल्दबाजी में कहा, क्या हमारा नालन कबीला मदद करने के लिए कुछ कर सकता है? गूहे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता कि यह ज़रूरी है। वह व्यक्ति एक डू सम्राट है। हिस, डू सम्राट। संभवतः पूरे जियामा साम्राज्य में केवल पिलकिंग गूहे के पास ही डू सम्राट के साथ व्यापार करने की पूंजी थी। ... इस समय जियाओयान, जिसकी नायक स्क्रिप्ट छीन ली गई थी, एक गहरे तालाब के किनारे खड़ा था। एक हाथ से उसने पानी में कूदने से पहले जमीन में लगाए गए भारी जुबान शासक को उठाया। भारी जुबान शासक के भारी वजन के कारण उसका शरीर तेजी से डूब गया। उसने भारी जुबान शासक को तालाब के तल पर जोर से टकराने के बाद पकड़ लिया और उसे लगातार घुमाया। उसने झाड़ू लगाई, काटा, छुरा घोंपा और उठाया। अपने वजन के बावजूद भारी जुबान रूलर ऐसे हिल रहा था मानो वह उसकी बांह का विस्तार हो। वजन प्रशिक्षण। जियाओयान आधे साल से ज्यादा समय से फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का अभ्यास कर रहा था और वह पहले से ही अपनी इच्छा से भारी जुबान रूलर को चलाने में सक्षम था। हालांकि उसे लगा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने अपने प्रशिक्षण को तेज करने के लिए पानी के प्रतिरोध और दबाव का इस्तेमाल किया। जब भी उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता तो वह भारी जुबान रूलर को छिपा देता, सांस लेने के लिए सतह पर आता और फिर अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए वापस नीचे गोता लगाता। जैसे ही जियाओयान की भारी जुबान रूलर के साथ पूल के तल पर गति बढ़ी, उसने वास्तव में पानी में एक भंवर पैदा कर दिया। इससे पानी हिंसक रूप से हिलने लगा। उसने अचानक अपनी सारी डू क्यूई को एकाग्र दृष्टि से केंद्रित कर लिया। भारी जुबान रूलर पर विशेष पैटर्न ने एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित की। भयानक गर्मी को पानी के अंदर भी ठंडा नहीं किया जा सका और बड़े बड़े बुलबुले सतह पर उठते रहे। ज्वाला विभाजक सुनामी। जियाओयान आसमान की ओर झुका। 10 मीटर गहरे पूल से तीव्र गर्मी की लहर सीधे आसमान में उठी। भयानक गर्मी लगातार लहरों को खा रही थी।
एक जोरदार धमाके के साथ, जैसे कि कोई टारपीडो फट गया हो, एक फुटबॉल मैदान से बड़ा पूल एक पल में फट गया। मूसलाधार बारिश हुई और पानी दसियों मीटर ऊपर उठ गया। जियाओ यान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी पीठ पर भारी जुबान रूलर के साथ पानी के पूल से बाहर छलांग लगाए। हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जियाओ यान ने पानी के पूल से बाहर छलांग लगाते हुए कहा और पूल के किनारे जियाओ मेई और जियाओ यू को देखा। बेचारे दोनों आधे साल में जियानान अकादमी में शामिल होने के बारे में उत्साह से बातें कर रहे थे। जियो यू अकादमी के बारे में दिलचस्प बातें बता रहा था, तभी आसमान से आपदा आए और डूबे हुए चूहों की तरह उन्हें भिगो दिया। जियो यान, ये फिर से तुम हो? जियो यान ने अपनी नाक को छुआ और अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, मैंने इसका अंदाजा नहीं लगाया होगा। जियो यू, तुम अभी भी काफ़ी मासूम हो। जियो यू ने नीचे देखा और पाया कि वे दोनों आज सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। पानी में भीगने के कारण उनके कपड़े पारदर्शी हो गए। जियो यू का सफ़ेद अंडरवियर साफ दिखाई दे रहा था। इस बीच छोटी जियो मेई अपने काले अंडरवियर में अधिक साहसी थी। जियाओ मेई शर्मिंदगी से लाल हो गई, लेकिन उसने खुद को ढकने की कोशिश नहीं की। जियाओ यू ने चिल्लाते हुए एक हाथ से अपनी छाती को ढक लिया और एक बड़ा पत्थर उठाया, जिसका उद्देश्य जियाओ यान को कुचलकर मार डालना था। हालांकि जियाओ यान ने पत्थर उठाने में लगने वाले समय में ही भाग लिया और केवल ये शब्द छोड़ गया, ये भी एक दुर्घटना थी, और फिर नज़रों से ओझल हो गया। ... छिपी हुई पहाड़ी गुफा में वापस लौटने पर जियाओ यान ने सूखे कपड़े पहने और बुदबुदाया, बुरी किस्मत की बात करो। उसने स्टोरेज रिंग को छुआ, बोन चिलिंग फ्लेम को छोड़ा और उससे लगभग आधा मीटर की दूरी पर क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे फ्लेम मंत्र का संचार किया। कोई देख सकता था कि एक विशेष ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में अवशोषित हो रही थी, जो लगातार उसके क्यूई चक्रवात को मजबूत कर रही थी। यहाँ तक कि जब स्वर्गीय ज्वाला अस्थिर हो गई और उसे जला दिया, जिससे उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसकी त्वचा झुलस रही थी, तब भी उसने अपनी साधना बंद नहीं की। अगर कोई उससे पूछे, गुरु के मार्गदर्शन के बिना, औषधीय गोलियों की सहायता के बिना तुम जीतने के लिए किस पर भरोसा करते हो? जियो यान दृढ़ता से उनसे कहेगा, खुद पर भरोसा करना। अपनी नीरस दैनिक साधना पूरी करने के बाद जियो यान इत्मीनान से कबीले में लौट आया। इससे पहले कि वह मुख्य द्वार के अंदर पैर रखता, उसने देखा कि 3 बुजुर्ग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जियो यान, तुम बदमाश, आखिरकार वापस आ गए। कुछ बड़ा हुआ है। जल्दी करो, कबीले की बैठक हॉल में आओ। भागने का मौका दिए बिना जियो यान को तुरंत दूसरे और तीसरे बुजुर्गों द्वारा बैठक हॉल में ले जाया गया। आखिरकार बैठक हॉल में हो रही कर्कश चर्चाओं को सुनने के बाद उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ था। संक्षेप में, जियाली और एओबा कबीले किसी तरह एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर को आमंत्रित करने में कामयाब हो गए थे और वुटेन शहर में सभी निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री के बाजार पर पहले से ही एकाधिकार कर लिया था। उन्होंने 2 प्रकार की प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियों को तैयार करने और परिष्कृत करने में बहुत समय लगाया था और बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। छोटे कबीले के नेता ये कायाकल्प पाउडर और माइनर डू क्यूई पिल हैं जो एओ जिया मार्केट में बेची जाती हैं। जियाओ यान ने कायाकल्प पाउडर लेबल वाली बोतल उठाई, उसे सूंघने के लिए पाउडर में से कुछ डाला और अपना सिर हिलाया। क्या इसे औषधीय गोली माना जाता है? ये सिर्फ प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियों का सबसे निम्न ग्रेड है और यह घावों को भरने में भी तेजी नहीं ला सकती। तीसरे बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, छोटे कबीले के नेता, कृपया मजाक न करें। सामान्य भाड़े के समूह ही इस तरह की औषधीय गोली खरीद सकते हैं, और जब तक ये रक्तस्राव को रोक सकती है और दर्द को कम कर सकती है, तब तक इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। जियाओ यान ने फिर माइनर डू क्यू पिल लेबल वाली बोतल उठाई और ड्रैगन की आंख से भी छोटी एक नीली गोली निकाली। उसने इसे धीरे से कुचला और पाउडर को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा। ये कायाकल्प पाउडर से थोड़ा बेहतर है और इसे मध्यवर्ती श्रेणी की पहली श्रेणी की औषधीय गोली माना जाना चाहिए। इससे किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति मिलनी चाहिए जिसका डू क्यू समाप्त हो गया हो, वह एक बार फिर इंटरमीडिएट हुआन क्लास डू तकनीक का उपयोग कर सके। जियाओ यान ने रूमाल से अपने हाथ पोंछते हुए कहा, मानो औषधीय गोली ने उसके हाथ गंदे कर दिए हों। यानेर, क्या तुम्हारे पास इससे निपटने का कोई तरीका है? जियाओ जान ने तुरंत जियाओ यान की तलाश की, क्योंकि लगभग आधे साल पहले जियाओ यान ने पहले से ही प्रतिद्वंद्वी के इरादों को भांप लिया था और सभी कबीले के सदस्यों को पहले से ही तैयार कर लिया था। जियाओ यान ने अपने गले को गीला करने के लिए चाय की चुस्की ली और अपनी हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, बेशक, मैं करता हूँ। ग्रैंड एल्डर ने जल्दी से कहा, हमें बताओ, हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे। जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई जल्दी नहीं है। जैसा कि कहावत है, जिन्हें स्वर्ग नष्ट करना चाहता है, वे पहले उनकी इंद्रियों को वंचित करते हैं। चलो अब उन 2 कुलों को मौज मस्ती करने देते हैं। दूसरे बुजुर्ग ने उलझन में पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
जियाओयान ने जमीन पर पड़े कुचले हुए सफ़ेद पाउडर को देखा और हल्के से कहा, अभी के लिए चलो बस उनके साथ खेलते हैं। अब उनकी औषधीय गोली योजना को हल करने से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसे का नुकसान होगा, इतना नहीं कि कोई गंभीर नुकसान हो। दुश्मनों से निपटने के लिए हमें उन्हें न केवल हराना होगा बल्कि उन्हें अपंग बनाना होगा। अध्याय 18 जवाबी हमला। छोटे कबीले के नेता जियाओयान के निर्देशन में पूरे जियाओ कबीले ने ऐसा व्यवहार किया मानो वे अंधे और एओबा और जियाली कबीलों द्वारा पेश की गई 2 प्रकार की औषधीय गोलियों को अनदेखा कर दिया, जिसने उनके बाजार हिस्से का बहुत हिस्सा छीन लिया था। जियाओ कबीले के शिष्यों ने पहले की तरह अपनी दैनिक गतिविधियां जारी रखीं, नियमित खेती में लगे रहे, औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा की और अपने कोर के लिए जादुई जानवरों का शिकार किया। ये स्थिति 2 महीने तक बनी रही, जिसके दौरान जियाओ कबीले के बाजार में व्यापार में भारी गिरावट आई। जो कभी एक चहल पहल वाला बाजार हुआ करता था, लोगों से भरा हुआ और ट्रैफिक से भरी सड़क की तरह व्यस्त, अब वहां केवल कुछ आम लोग ही रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते थे। औषधीय गोलियों के आकर्षण के कारण सभी साधक जियाओ कबीले के बाजार से एओजिया बाजार चले गए थे। औषधीय गोलियों के आकर्षण ने स्वाभाविक रूप से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया और अन्य दुकानों की बिक्री में वृद्धि की। परिणामस्वरूप एओजिया बाजार की दैनिक बिक्री जियाओ कबीले की तुलना में कई से 10 गुना अधिक थी। जियाओयान जी, कबीले का मुखिया तुम्हें ढूंढ रहा है। वह चाहता है कि तुम मीटिंग हॉल में आओ। जियाओ मेई ने जियाओयान को बाहर अपनी साधना से लौटते हुए देखा और उसके पास दौड़ी। जियाओयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समझ गया, मैं अभी जा रहा हूँ। जियाओ मेई अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी पीठ पर टिकाए हुए जियाओयान के पीछे चली गई। अचानक उत्सुक होकर उसने पूछा, भाई जियाओयान, जियानान अकादमी के लिए नामांकन 2 महीने में शुरू हो जाएगा। क्या तुम जियानान अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने की योजना बना रहे हो? एक पल सोचने के बाद जियाओयान ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, मुझे अभी तक पता नहीं है। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जियाओयान और जियाओ मेई सीधे मीटिंग हॉल में चले गए। जैसा कि जियाओयान ने उम्मीद की थी, न केवल जियाओ जान मौजूद था बल्कि 3 बुजुर्ग भी वहां थे। हालांकि तीनों बुजुर्ग गर्म तवे पर चींटियों की तरह इधर उधर घूम रहे थे और बहुत चिंतित दिख रहे थे। जियाओयान के आगमन को देखकर सबसे चिंतित तीसरे बुजुर्ग ने जल्दी से उसे एक तरफ खींच लिया और पूछा, जियाओयान, 2 महीने हो गए हैं। हमें और कितना इंतजार करना होगा? अरे, मैं अब और नहीं सह सकता। इन 2 महीनों में हमारे कबीले के मुनाफे में कम से कम 60% की गिरावट आई है। अगर यह जारी रहा तो जियाओ कबीले के सभी उद्योग दिवालिया हो जाएंगे। हमारे बाजार की आधी दुकानें पहले ही बंद हो चुकी हैं और अपनी तरफ चली गई हैं। अगर यह चलता रहा तो हमें अपने बाजार में जगह किराए पर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे बंद ही कर सकते हैं। दूसरे बुजुर्ग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि उसने गुस्से में कहा, हम वास्तव में इसे और नहीं टाल सकते। बड़े बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। भले ही मिटेर ऑक्शन हाउस के मास्टर गुनी ने हमारे कबीले के लिए दवा की सैकड़ों बोतलें परिष्कृत की हैं, लेकिन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मात्रा बहुत कम है। बाजार में बचे हुए दुकानदार पहले से ही घबराए हुए हैं। जियाओ जान की अभिव्यक्ति भी उतनी ही गंभीर थी। हालांकि उसने हमेशा अपने बेटे पर भरोसा किया था। 2 महीने बीत चुके थे। जियाली और एओबा कबीले अधिक से अधिक लाभ कमा रहे थे। 2 प्रकार की औषधीय गोलियां अधिक से अधिक कीमतों पर बेची जा रही थीं, फिर भी वे जितनी महंगी होती गईं उतने ही अधिक लोग उन्हें खरीदते गए। वे हर दिन बिक गईं। यानेर, हमें और कितना इंतजार करना होगा? मुझे डर है कि कबीला ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। जियाओयान धीरे से बैठ गया और अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी तर्जनी पर भंडारण की अंगूठी घुमाई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, समय किसी व्यक्ति के दिल को प्रकट कर देता है, जैसे दूरी घोड़े की ताकत का परीक्षण करती है। जियाओ मेई, बाजार जाओ और उन सभी स्टॉल मालिकों की सूची बनाओ जो पिछले 2 महीनों में हमारे जियाओ कबीले के बाजार से एओजिया बाजार में चले गए हैं। इन व्यक्तियों और उनके प्रत्यक्ष रिश्तेदारों को भविष्य में हमारे जियाओ कबीले बाजार में दुकान की जगह पट्टे पर लेने के लिए किराए में 50% की वृद्धि का भुगतान करना होगा और उन्हें केवल अल्पकालिक पट्टे की पेशकश की जाएगी। आज से हमारे बाजार में बची हुई सभी दुकानों का किराया आधा कर दिया जाएगा। जियाओ मेई एक तरफ खड़ी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जल्दी से सिर हिलाया और कहा, समझ गया जियाओयान जी। जियाओयान ने तीनों बुजुर्गों की ओर रुख किया और औषधीय सामग्री की एक सूची निकाली। बुजुर्गों, मेरा आप तीनों से एक अनुरोध है कि कल सुबह सबसे पहले शहर के पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में जाएं और यहां सूचीबद्ध सभी निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां बाजार मूल्य से 20% अधिक कीमत पर खरीदें। इसके अतिरिक्त नागरिक चारागाह समूहों द्वारा एकत्रित जड़ी बूटियों के लिए उच्च मूल्य वाला खरीद आदेश जारी करें। तीनों बुजुर्गों ने औषधीय सामग्री की सूची पर नजर डाली। उनमें से किसी ने भी जियाओयान के फैसले पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने सूची की नकल की। पिताजी, कृपया कल मितेर नीलामी घर जाएं और बहन या फेई से चर्चा करें। हम जियाओ कबीले निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री खरीदना चाहते हैं।
हम उनके पास जितनी भी है उतनी लेंगे और हम बाजार मूल्य से 20% अधिक भुगतान करने को तैयार हैं, जियाओ यान ने धीरे से कहा। जियाओ जान ने उलझन में भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यानेर, क्या आप कीमिया के लिए कच्चे माल पर एकाधिकार करने की योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें गोलियां परिष्कृत करने से रोका जा सके? लेकिन आप उनके प्रथम श्रेणी के कीमियागर की गोली बनाने की विधि कैसे जानते हैं? जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ निम्न श्रेणी की औषधीय सामग्री ही हैं जिनकी कीमतें पिछले 2 महीनों में आसमान छू रही हैं। वुटान सिटी में इतनी व्यापक कीमत वृद्धि का एकमात्र कारण बड़े पैमाने पर खरीद है, और इन निम्न श्रेणी की सामग्रियों की इतनी ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को होगी जिन्हें उस प्रथम श्रेणी के कीमियागर द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां चाहिए। सभी को अचानक एहसास हुआ कि शायद ये सच हो सकता है। जियाओ जान ने निर्णायक रूप से अपना हाथ हिलाया और कहा, सभी यानेर के निर्देशानुसार करें, लेकिन विवेकपूर्ण रहना याद रखें। समझ गया, कबीले का मुखिया। ... अगली सुबह जियाओ कबीले के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन सतह के नीचे अंतर्धाराएं पहले से ही चल रही थीं। तीनों बुजुर्ग और जियाओ जान जल्दी ही गायब हो गए थे। इस समय जियाओ कबीले के बाजार में पूरे मामले के पीछे के अपराधियों में से एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर लियूशी काफी खुश था। उसके पास ही वह लड़की खड़ी थी जिसका पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। उसकी नज़रें लालच से भरी हुई थीं और वह जुनेर के शरीर पर घूम रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ जियाओ निंग और दूसरे पक्ष के एक गार्ड ने एक दूसरे पर हथेली से वार किया। हाल ही में डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में पहुंचने के बाद जियाओ निंग ने खुद को डू तकनीक के मामले में नुकसान में पाया और उसे कई कदम पीछे धकेल दिया गया। तसिक, एकमात्र एक स्टार डू प्रैक्टिशनर आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लियूशी द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर जियाओ निंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उसे उग्र आंखों से घूरा। हालांकि वह हाल ही में क्यूई गैदरिंग पिल प्राप्त करने पर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को पूरा करने के बाद डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में घुसा था, फिर भी वह बहुत छोटा था और इन गार्डों का मुकाबला नहीं कर सकता था। दूसरी ओर जियाओ यू का चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने गहरी आवाज में कहा, जियाओ निंग, वापस जाओ, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। जियाओ निंग अनिच्छा से भरे दिल से जियाओ यू के पास चली गई। जैसा कि जियाओ यू ने कहा था, वह अभी भी बहुत कमजोर था। डू प्रैक्टिशनर बनना साधना की दहलीज पर कदम रखना था। यह ध्यान देने योग्य था कि औषधीय अवयवों को शुद्ध करने के लिए एक प्रथम श्रेणी के कीमियागर को कम से कम एक डू प्रैक्टिशनर की ताकत की आवश्यकता होती है। रैंक एक जादुई जानवर भी एक डू प्रैक्टिशनर के बराबर था। इसका मूल रूप से मतलब था कि एक डू शिष्य को अभी तक आधिकारिक साधक नहीं माना जाता था और अभी भी सामान्य लोगों की श्रेणी में आता था। लियूशी की आंखें चमक उठीं जब वे जियाओ यू की कामुक लंबी और पतली टांगों पर टिकी रहीं। वह प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। टस्क टस्क टस्क, वे टांगें। ऐसा लगता है कि आज मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ घूमने के लिए आना चाहोगे? अगर मैं खुश हूं तो शायद मैं तुम्हें एक औषधीय गोली से पुरस्कृत करूंगी। उसने जानबूझकर अपनी छाती पर प्रथम श्रेणी के कीमियागर का बैज प्रदर्शित किया। जियाओ यू और जियाओ निंग ने भौहें सिकोड़ीं। प्रथम श्रेणी का कीमियागर, क्या वह कायाकल्प पाउडर और माइनर डू क्यूई गोली को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार नहीं था जिसने कबीले के लिए परेशानी खड़ी की? जियाओ यू ने ठंडे स्वर में उपहास किया, बस प्रथम श्रेणी का? मैंने उच्च श्रेणी के लोगों को देखा है। जुनेर, चलो चलें। जब वे जाने के लिए मुड़े तो भीड़ में से कई हटे कट्टे आदमी दिखाई दिए। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उनका रास्ता रोक दिया। जियाओ यू का सुंदर चेहरा काला पड़ गया जब वह मुड़ी और ठंडी आवाज में जिया ली एओ को संबोधित किया, हमारे अपने कबीले के बाजार में जाने का रास्ता रोक रहे हो? तुम मौत की तलाश में हो? जिया ली एओ एक तरफ खड़े होकर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ बोली, हे, जिस तरह से अब तुम्हारे लिए चीजें चल रही हैं, वह बहुत जल्द ही जियाओ कबीले बाजार हमारा हो जाएगा। मैं यहाँ बस हमारी भविष्य की संपत्ति पर एक नज़र डालने के लिए आई हूँ। अध्याय 19, हत्या का इरादा। लियूशी ने अहंकार से अपनी बर्फ सफ़ेद आस्तीन को सहलाया और शेखी बघारी, हे, वैसे भी जियाओ कबीला क्या है? अगर मैं चाहता तो मैं कीमिया उत्पादन बढ़ा सकता था, कीमिया के लिए मुआवजा कम कर सकता था और आपके जियाओ कबीले के बाजार को बिना किसी व्यवसाय के छोड़ सकता था। जल्द ही आप निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएंगे, अपनी संपत्तियां बेचने के लिए मजबूर होंगे और वुटैन शहर से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जुनेर की नज़रें बर्फ की तरह जम गईं क्योंकि उसने अपनी आंखें लियूशी पर टिका दीं। उसके नाजुक होंठ थोड़े से खुले और उसने पलटकर कहा, बेवकूफ़। भले ही तुम कीमियागर हो, फिर भी तुम एक बेवकूफ़ कीमियागर हो। कचरा कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। वहाँ एक है, खुद कूदो और पर्यावरण को प्रदूषित करना बंद करो। तमाशा तुरंत सन्नाटे में डूब गया। सभी की नज़रें उस लड़की पर टिकी थीं जो वहाँ एक प्राचीन हरे कमल की तरह खड़ी थी, पूरी तरह से अविश्वास में। कीचड़ से बेदाग उगने वाले कमल की कहावत का क्या हुआ, जो बिना दाग लगे साफ पानी में खुद को साफ कर लेता है?
ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान का प्रभाव कीचड़ से भी आगे निकल गया था। यहाँ तक कि जुनएर भी गुमराह हो गई थी। जियाओ यू ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और असहाय भाव से कहा, जुनएर, कहावत याद रखो, तुम जिस संगत में रहते हो उससे प्रभावित होते हो। उस छोटे से बिगड़ेल से दूर रहो। एक कीमियागर के रूप में अपनी स्थिति के लिए चापलूसी करने के आदी लियू शी से कभी भी इस तरह से अपमानजनक तरीके से बात नहीं की गई थी। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में एक मोटी, कामुक क्रोध प्रकट हुआ जब वह दहाड़ता हुआ बोला, जाओ, इन दोनों महिलाओं को पकड़ो और उन्हें मेरे घर ले आओ। ये सुनकर जिया लिएओ की पलकें झटके से फड़क उठीं। क्या यह आदमी वाकई बेवकूफ़ था? वह सड़क पर ऐसी बातें खुलेआम कैसे कर सकता था? भले ही वुटेन शहर 3 प्रमुख कुलों के बीच विभाजित था, फिर भी इसमें एक शहर का स्वामी था और अंततः ये जियामा साम्राज्य का हिस्सा था। महिलाओं का अपहरण करने की ऐसी हरकतें निस्संदेह अवैध थीं। क्या वह रात में गुप्त रूप से ऐसी योजनाओं के बारे में बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था? जिया लिएओ ने चारों ओर नज़र घुमाए और अपने आसपास मौजूद दर्जन भर या उससे ज़्यादा डू प्रैक्टिशनर स्तर की ताकत वाले मजबूत पहरेदारों को एक सार्थक नज़र से देखा। दर्जनों मजबूत पहरेदारों ने धीरे से सिर हिलाया और अपने शरीर से एक घेरा बनाया, जिससे दर्शकों का नज़ारा अवरुद्ध हो गया। जियाओ यू की पतली भौहें गुस्से में सिकुड़ गईं क्योंकि उसने दूसरे पक्ष के अहंकार को देखा। उसने तेजी से अपनी कमर से तलवार निकाली और उस मजबूत आदमी पर हिंसक तरीके से वार किया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। एक झटके के साथ आदमी की छाती पर एक लंबा घाव दिखाई दिया, जिससे उसके कपड़े तुरंत खून से सने हुए थे। हालांकि जियाओ यू एक 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर था, लेकिन दर्जन भर या उससे ज़्यादा हटे कट्टे आदमियों की ताकत भी डू प्रैक्टिशनर के दायरे में थी। जियाओ यू ने पाया कि वह संख्या में कम थी और नुकसान में थी। एक और हटे कट्टे आदमी को हथेली से मारकर गिराने के बाद, जिससे वह खून थूकने लगा, जियाओ यू ने जियाओ निंग की ओर रुख किया और चिल्लाया, जुनेर को ले जाओ और भागो, उस छोटे से बदमाश को यहाँ बुलाओ। आह, क्या तुम सड़क पर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुम मेरे अच्छे नाम को नुकसान पहुंचा रहे हो। दूर से एक इत्मीनान से आवाज़ आए, एक ऐसी आवाज़ जो जियाओ कबीले के बाजार में बहुत जानी पहचानी थी। आवाज़ गिरते ही कई भारी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं। जुनेर और दूसरों को घेरने वाले दर्जन भर या उससे ज़्यादा हटे कट्टे आदमी हवा से बिखरी पंखुड़ियों की तरह सभी दिशाओं में उड़ गए। कुछ लोग दुकान के साइन बोर्ड से लटक गए, दूसरे पेड़ों से, और कुछ दर्द से कराहते हुए ज़मीन पर पड़े रहे। जियाओ यान अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके कदम दर कदम आगे बढ़ा। जियाओ कबीले के बाजार में कई पहरेदार थे, लेकिन जियाओ यान इस बार अकेला आया था, उसके पीछे एक भी पहरेदार नहीं था। फिर भी इतना ही काफ़ी था। तुम्हारे जैसे कीमियागर का होना वाकई सभी कीमियागरों को शर्मसार कर देता है। जियाओ यान की निगाहें ठंडी थीं क्योंकि उसने लियू शी और जिया लिएओ को देखा। ये यंग मास्टर जियाओ यान है। वाह, वह बहुत ताकतवर है। उसने एक पल में इतने सारे कम स्टार वाले डू प्रैक्टिशनर से निपटा। जियाओ यू का मुंह थोड़ा खुला हुआ था। वाकई जियाओ यान ने पहले भी दया दिखाई थी, वरना वह बिना किसी चोट के नहीं बचती। जियाओ यान ने उसे एक गहरे लाल रंग के पेस्ट वाली बोतल दी और धीरे से कहा, यह जमावट पाउडर है। इसे अपने घाव पर लगाएं और यह कोई निशान नहीं छोड़ेगा। तभी जियाओ यू ने अपनी पिंडली पर एक कट देखा जिसके बारे में उसे पहले पता नहीं था। जियाओ यू ने औषधीय बोतल छीन ली और जियाओ यान को एक खाली नज़र से देखा। तुम्हारी आंखें वास्तव में भटकना पसंद करती हैं। जियाओ निंग जियाओ यान के पास गया और लियू शी की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया, छोटे कबीले के नेता, वह प्रथम श्रेणी के कीमियागर हैं। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए लियू शी को देखा, फिर भी उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी। तुम्हें अभी मार देने से बहुत सी मुसीबतें बच जाएंगी, और यहाँ तक कि शहर का राजा भी इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। जिया लिएओ अचानक चौंक गया। इससे पहले जियाओ यान और जुनेर पर उनके इलाके में घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन जियाओ यान की ताकत ने उन्हें बिना किसी चोट के भागने दिया। अब जियाओ यान 6 स्टार स्टेज पर पहुंच गया था। क्या तुम में मुझे मारने की हिम्मत है? क्या तुम जानते हो कि मेरा मालिक कौन है? लियू शी की ताकत जिया लिएओ से भी कम थी, लेकिन उसका अहंकार किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर सकता था कि वह एक डू ग्रैंड मास्टर है। जियाओ यान ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा मालिक कौन है। जब तक वह यहीं अभी नहीं आ जाता, मुझे डर है कि तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। उसकी आंखों में एक हत्या का इरादा चमक उठा। तभी जिया लिएओ को एहसास हुआ कि जियाओ यान गंभीर था। आहाओ! जिया लिएओ चिल्लाए और एक अधेड़ उम्र का आदमी लोहे की छड़ पकड़े हुए ऊपर से गिरकर जियाओ यान के सामने खड़ा हो गया। वह झांग हाओ है, एक स्टार डू मास्टर और इस साल जियाली कबीले की गार्ड टीम का नवनियुक्त उप कप्तान। युवा मास्टर जियाओ यान अभी भी बहुत छोटा है। उसे कुछ और साल दें और वह निश्चित रूप से डू मास्टर दायरे में पहुंच जाएगा। लियू शी ने व्यंग्य किया क्योंकि उसकी नज़र वासनापूर्ण तरीके से जुनेर पर टिकी हुई थी।
उसने जियाओ यान को बुरी तरह घूरते हुए कहा, लड़के, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जियाओ कबीला उसे स्वेच्छा से मुझे सौंप दे। ऐसी कोई महिला नहीं है जिस पर मैंने अपनी नज़रें गड़ाई हों और जिसे मैं न पा सका हो। न केवल जियाओ यान बल्कि आमतौर पर शांत रहने वाली जुनेर भी इन शब्दों से भड़क उठी। उसकी आंखों का रंग सुनहरा हो गया और उसमें हत्या करने की मंशा का संकेत था। जियाओ यान ने अपनी गर्दन घुमाई और फिर अचानक तेजी से आगे की ओर झपटा। वास्तव में तुम्हें यहीं मर जाना चाहिए। क्या डू मास्टर होना वाकई इतना प्रभावशाली है? वूश! जियाओ यान ने हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी सारी ताकत अपने दाहिने घुटने पर केंद्रित कर ली। ऑक्टेन ब्लास्ट का सबसे भयानक इस्तेमाल मुट्ठी से नहीं बल्कि घुटने से किया गया था। आखिरकार पैर की ताकत हाथ से कम 5 गुना थी। ऑक्टेन ब्लास्ट घुटने का वार। जियाओ यान को पहाड़ से उतरते हुए एक उग्र बाघ की तरह उस पर हमला करते हुए देखकर झांग हाओ को एक तीव्र हत्या का इरादा महसूस हुआ, जिसने उसे उस आतंक की याद दिला दी जो उसने तब महसूस किया था जब रैंक 2 जादुई जानवर ने उसका पीछा किया था। ये वही घटना थी जिसने उसे जियालाई कबीले में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। धमाका! जियाओ यान का घुटना हवा में झांग हाओ की लोहे की छड़ से टकरा गया। अच्छी तरह से गढ़ी हुई ठोस लोहे की छड़ पूरी तरह मुड़ गई थी और छिपी हुई शक्ति की 8 परतें ज्वार की लहर की तरह झांग हाओ की छाती में जा घुसीं। छिपी हुई शक्ति की 8 परतों के मुक्त होने के साथ झांग हाओ खून थूककर कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसका जीवन और मृत्यु अज्ञात थी। लियू शी और जिया लीएओ के चेहरे पहले से ही मौत की तरह पीले पड़ गए थे। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक डू प्रैक्टिशनर था? वह एक डू मास्टर को कैसे हरा सकता था? वह इतना भयंकर होने के लिए कौन सी डू तकनीक की साधना कर रहा था? जुनेर ने सोचा, अजीब बात है, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। जियाओ यान गेगे की ताकत फिर से कैसे बढ़ गई? क्या उसने कोई शक्तिशाली औषधीय गोली ली होगी? लेकिन उसे ऐसी गोली कहाँ से मिलेगी? जिया लीएओ को लगा कि वह पागल हो रहा है। विभिन्न औषधीय गोलियों की सहायता से 1 स्टार डू प्रैक्टिशनर से 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर बनने में उसे 1 साल से ज्यादा, लगभग 2 साल लग गए थे। उसने सोचा कि वह जियाओ यान को चुनौती दे पाएगा। फिर भी 2 महीने पहले उसे बताया गया कि जियाओ यान अपने वयस्क होने के समारोह में 6 स्टार डू प्रैक्टिशनर बन गया है। अब उसे एहसास हुआ कि न केवल जियाओ यान की साधना उच्च थी बल्कि डू तकनीकों में उसकी महारत भी असाधारण रूप से गहन थी। उसकी युद्ध शक्ति एक डू मास्टर से भी ज्यादा मजबूत थी। जियाओ यान को अपने प्रतिद्वंद्वी पर इस तरह हावी होते देख वहां मौजूद हर कोई सदमे से उबर नहीं पाया। क्या इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में लड़ना वाकई संभव था? जियाओ यान ने अपनी नज़र जिया लीएओ और लियूशी की ओर घुमाई। यहाँ तक कि कई लड़ाइयों में भाग लेने वाले भाड़े के सैनिकों को भी उस युवक के चेहरे पर ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति देखकर दिल में ठंडक महसूस हुई। जियाओ यान अब उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग लग रहा था जो हमेशा मुस्कुराहट के साथ सभी का अभिवादन करता था। शांति से आराम करो, अपने अगले जन्म में अपना मुंह साफ रखना याद रखना। अध्याय 20 कीमत बढ़ाना। जियाओ यान ने एक लोहे की छड़ उठाई और उसे सीधे लियूशी के पीले चेहरे पर एक तेज सीटी की आवाज़ के साथ घुमाया। अपनी शारीरिक शक्ति के कारण किसी भी डू तकनीक का उपयोग किए बिना भी ये प्रहार लियूशी के सिर को कुचले हुए तरबूज जैसा कुछ बना देगा। जियाओ यू और जियाओ निंग ने झटके के पीछे घातक इरादे को महसूस करते हुए कठोरता से खड़े रहे। जियाओ यान की निर्णायक निर्दयी कार्रवाई उनके दिलों में उसके प्रति बनी हुई कोमल छवि के बिल्कुल विपरीत थी। जियाओ यू ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह युवक जो उसे मजाकिया ढंग से चिढ़ाता था और उसका फायदा उठाता था जब वह वास्तव में क्रोधित होता है तो इतना निर्दयी हो सकता है। बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई गई। जैसे ही छड़ लियूशी को मारने वाली थी जो उससे सिर्फ आधा इंच की दूरी पर थी, जियाओ यान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आने वाले खतरे को महसूस किया। उसने तुरंत अपना हमला छोड़ दिया और किनारे की ओर भाग गया। अगले ही पल उसके माथे के सामने एक हरी बिजली चमकी। बालों की 2 लंटें कट गईं और धीरे धीरे जमीन पर गिर गईं। जियाओ यान गेगे। जुनेर का दिल उसके गले में था, लेकिन जब उसने उसे हमले से बचते हुए देखा तो उसने राहत की सांस ली। हमले से बचने के बाद जियाओ यान ने अपने बाएं हाथ से जमीन को धक्का दिया और जोर से एक हाथ से पुशअप किया। जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो उसने अपने शरीर को घुमाया और अपने दाहिने हाथ में पकड़ी हुई छड़ को जिया लीएओ की ओर फेंका, जो वहां अचंभित होकर खड़ी थी। चूंकि वह लियूशी को नहीं मार सकता था, इसलिए वह जियाली कबीले के बेवकूफ यंग मास्टर को खत्म कर सकता था। एक झटके में एक निर्दयी लोहे जैसा हाथ जिया लीएओ के पीछे से बाहर आया और मजबूती से उड़ती हुई छड़ को पकड़ लिया। जब जिया लीएओ ने देखा कि लोहे की छड़ लगभग उसकी आंख की पुतली को छेद रही है, तो वह इतना डर गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उस हाथ में अभी भी छड़ पकड़ी हुई थी, भले ही उसने ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल किया हो। कुछ खास नहीं किया जा सकता था, उनके बीच साधना का अंतर बहुत बड़ा था। पूरी तरह से महारत हासिल हाई जुबान डू तकनीक भी साधना में इतने बड़े अंतर को पाट नहीं सकती थी। इतना छोटा, फिर भी इतना दुष्ट हृदय।
लोहे की छड़ को कुचलने के बाद लियूशी और जियाली एओ के पीछे से दो आकृतियां ठंडी हंसी के साथ उभरीं। जियाली कबीले के मुखिया जियाली बी और एओबा कबीले के मुखिया एओबापा। वे दोनों डू ग्रैंड मास्टर थे। मेरा बेटा दुष्ट है या नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये बुरा आदमी चाहता है कि उसका बेटा उसके जैसा बने, तो बस बाहर निकल जाओ। जियो झान 3 बुजुर्गों और गार्डों के एक समूह के साथ जियोयान के पीछे से आया। जियो झान ने जियोयान के कंधे को थपथपाया और उसे अंगूठा दिखाया। बहुत बढ़िया। जियोयान ने असंतुष्ट भाव से अपने कंधे उचकाए। बहुत बुरा हुआ कि मैंने उन दोनों के सिर तरबूज के रस में नहीं बदल दिए। पिता और बेटे की नोकझोंक सुनकर जियाली बी का चेहरा बहुत काला पड़ गया। आखिरकार उसका अपना बेटा मौत से बाल बाल बच गया था। जियो झान ने काले चेहरे वाली जियाली बी को देखा और कहा, क्या लड़ाई के लिए उत्सुक हो? मेरा जियो कबीला कभी भी कहीं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। तुम? एओबापा ने जियाली बी को रोका और अपना सिर हिलाया। हालांकि उनके दो कुलों ने गठबंधन बनाया था, लेकिन ये केवल एक आर्थिक साझेदारी थी। भले ही उनकी संयुक्त ताकत जियाओ कबीले से ज्यादा थी, उनके पक्ष में ज्यादा डू ग्रैंड मास्टर्स के साथ वे जियाओ कबीले के खिलाफ युद्ध छेड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आखिरकार अगर वे सच में मौत से लड़ते तो आपसी साजिश के कारण गठबंधन अनिवार्य रूप से टूट जाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वे जियाओ झान को मार देते या जियाओ कबीले को नष्ट कर देते तो नालन जी निश्चित रूप से बदला लेंगे। उनके दोनों कबीले डू राजा के क्रोध का सामना नहीं कर पाएंगे। नालन यानरान द्वारा सगाई तोड़ने की बात बाहरी लोगों से गुप्त रखी गई थी। ठीक है, बस रुको जियाओ झान। जियाली बी हंसी की हद तक गुस्से में एक कठोर शब्द छोड़कर जाने के लिए मुड़ गया। जब वह लियूशी के पास से गुजरा और उसके चेहरे पर भयभीत भाव देखा तो वह अवाक रह गया। ये व्यक्ति कभी किमियागर कैसे बन गया, इतना सम्मानित पेशा। उसने अपने गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, श्रीमान लियूशी चलो। ओह उस लड़की के बारे में क्या? लियूशी ने कामुक भाव से जुनेर को देखा। जियाली बी और एओबापा की पलकें जोर से फड़कने लगीं। दोनों को इस मूर्खता को मौके पर ही थप्पड़ मारने का मन हुआ। जियाली बी ने अपनी मुठियां कस लीं और एक पल के बाद खुद को एक बदसूरत मुस्कान देने के लिए मजबूर किया। जब हम वापस लौटेंगे तो इस मामले पर आगे चर्चा करेंगे। यहाँ और अधिक समय तक रहना बुद्धिमानी नहीं है। ओह ठीक है। अनिच्छा से लियूशी ने सिर हिलाया और आखिरकार जियाली बी के पीछे बाजार से निकल गया। इस समय लियूशी ने जियाओयान की आंखों में छिपी सूक्ष्म हत्यारी मंशा को नहीं देखा। जियाओयान ने लियूशी और अन्य लोगों को जाते हुए देखा, फिर पूछा, पिताजी सब कुछ कैसा रहा? जियाओ झान और तीनों बुजुर्गों ने उसका सवाल सुनकर उदास हो गए। उन चारों ने हैरानी में अपना सिर हिलाया। जियाओ झान ने आह भरी, अफसोस, यह एक विफलता थी। हमें मिटेर नीलामी घर से केवल थोड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री मिली। अन्य प्रमुख औषधीय व्यापारियों ने कहा कि हमें जवाब देने से पहले उन्हें इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। ग्रैंड एल्डर ने कहा, वुटान शहर में कई जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों के लिए भी यही बात लागू होती है। मुझे संदेह है कि एओबा और जियाली कबीले ने कुछ चालें चली होंगी। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत जियाओयान की प्रतिक्रिया इस खबर पर निराशा की नहीं थी। इसके बजाय उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आत्मविश्वास से भरा हुआ भाव दिखाया। क्या तुमने इसकी उम्मीद की थी, यानेर? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चलो वापस चलते हैं। वुटान शहर के प्रमुख औषधीय व्यापारियों और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमों को हमारे पास आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हमें बस इंतजार करना होगा। ... जैसा कि अपेक्षित था, वुटान शहर के सबसे बड़े औषधीय व्यापारी और जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीमें उसी रात जियाओ कबीले के मीटिंग हॉल में पहुंची, जैसे कि पहले से तय हो, ताकि जियाओ झान के साथ औषधीय सामग्री के मामले पर चर्चा की जा सके। भाई जियाओ झान, हमें इस बार बहुत खेद है। मुझे डर है कि हम आपको औषधीय सामग्री नहीं बेच पाएंगे। जियाओ झान ने यह सुनकर भौहें सिकुड़ी और गहरी आवाज में कहा, ये औषधीय सामग्री दुर्लभ या कीमती नहीं है, ये सबसे निम्न श्रेणी की हैं। हमारे जियाओ कबीले को न केवल बड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता है, बल्कि वे बाजार मूल्य से 20% अधिक कीमत भी देते हैं। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें बेचने से क्यों मना कर रहे हो। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। कहने की जरूरत नहीं कि उनमें से कोई भी अपने दिल में जियो झान को नाराज नहीं करना चाहता था। आखिरकार जियो कबीला वुटान शहर का सबसे मजबूत कबीला था और कोई भी उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता था। क्या इसलिए कि तुम दोपहर में जियाली कबीले और एओबा कबीले के पास गए और उन्हें औषधीय सामग्री खरीदने के हमारे इरादे के बारे में बताया और उन्होंने अधिक कीमत की पेशकश की, है न? जियोयान, जो अपने चाय के प्याले के ढक्कन से छेड़छाड़ कर रहा था और चाय की पत्तियों को खुरच रहा था, बिना ऊपर देखे धीरे से बोला। मौजूद कई प्रमुख व्यापारियों ने मुश्किल से निगला।
हालांकि यह व्यवहार बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन इसे जोर से कहने से दूसरों को संभावित रूप से नाराज किया जा सकता था। धमाका! जियो झान ने मेज पर जोर से पटका और पूरे हॉल में एक डू ग्रैंडमास्टर की आभा भर गई। उसी समय हरे रंग के शेर के सिर की राजसी आकृति उसके पीछे धुंधली दिखाई दी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शाम को हमारे पास आए। सुबह में हम आपसे मिलने आए थे। पता चला कि आप बीच में जियाली और एओ बाकुलों से मिलने गए थे। एक व्यापारी ने कड़वी मुस्कान दी। भाई जियाओ झान, हमारे लिए भी व्यापार करना आसान नहीं है। आधे साल पहले कबीले के मुखिया जियाली बी और कबीले के मुखिया एओ बापा ने हमसे संपर्क किया था। हम उन्हें हर महीने औषधीय सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं और वे बाजार मूल्य से 30% अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। इसलिए हम जियाओयान ने अपने पिता को बीच में टोकते हुए कहा, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जियाओ कबीला भी व्यापार में है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से आपकी कठिनाइयों को समझते हैं। खरीद और बिक्री हमेशा सबसे अधिक बोली लगाने वाले के जीतने के बारे में रही है। चलो इसे इस तरह से कहते हैं, हमारा जियाओ कबीला बाजार मूल्य से 50% अधिक एक और प्रस्ताव देगा और हम आप सभी के साथ सौदा करेंगे। अगले 3 वर्षों के लिए, चाहे आपके पास इन 4 प्रकार की औषधीय सामग्री में से कितनी भी हो, हम उन सभी को ले लेंगे और हम आपको 10% अग्रिम जमा भी दे सकते हैं।